फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जनता जनार्दन पढ़ेगी, जवाब देगी। दीजिए जवाब साहब, क्या है पहला क्वेश्चन। हाइड्रोजन परमाणु की एन कक्षा में ऊर्जा दे रखी है आपको, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट के लिए आपको एनर्जी बतानी है। nth ऑर्बिट में एनर्जी का फॉर्मूला आपको गिवन है, और ये नहीं भी दिया हो तो भी आपको पता होना चाहिए। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट विल बी, बताइए बताइए। हाँ जी, दीजिए जवाब फटाफट से। सर जी, बीसीसी वाले भी देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं बेटा, ठीक है, सभी प्यारे बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का आंसर करना चालू करें। फर्स्ट ऑर्बिट में देखो, ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आता है, और अब मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जिन बच्चों के स्टेट नर्सिंग के एग्जाम बचे हुए हैं, ध्यान से सुन लेना बेटा। पिछले जो पेपर हुए हैं उनमें आप देख चुके हो कि जब तक फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, और विदाउट फिजिक्स सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए सभी प्यारे बच्चे न्यूमेरिकल्स पर फोकस करें, है ना। डर के जो भागेगा वो फिर रोएगा कि सर फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं हुए, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चंस पर ध्यान रखना। डी 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 सबका आंसर आना चालू हुआ, डी। देखो बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट में अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है बेटा, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ हाँ की ना? हाँ जी, होती है क्या? कैसे निकाला सर जी बताइए? ऐसे निकाला बेटा, आपका फॉर्मूला होता है एनर्जी का -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होता है क्या? बिल्कुल। अगर हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो जेड की वैल्यू क्या हो गई 1, और फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है तो एन की वैल्यू हो गई 1। तो यहां से E1 कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब जेड की वैल्यू 1 रखोगे, एन की वैल्यू 1 रखोगे तो, है ना। अगर हम बात करते हैं किसमें, सेकंड ऑर्बिट में, तो सेकंड ऑर्बिट में अगर हम देखने जाएं बच्चा, सेकंड ऑर्बिट में, तो इस कंडीशन में देखना E इक्वल टू E2 कितना आएगा, -13.6 जेड स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और एन स्क्वायर यानी एन की जगह 2 पुट कर देंगे, यानी -13.6 डिवाइडेड बाई 4 यानी कितना आएगा, -3.4, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपसे क्या पूछा है, फर्स्ट टू सेकंड भेजना है, तो इसका मतलब डेल ई बराबर क्या करोगे आप, En2 माइनस En1, ठीक है। तो En2 कितना है आपका, माइनस का 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इधर माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कितनी एक्साइटेशन, देखो बेटा, यहां पर यह भी कह सकता था कि आवश्यक ऊर्जा की जगह लिख सकता था उत्तेजन ऊर्जा, एक्साइटेशन एनर्जी भी लिख सकता था, क्योंकि आपको पता है एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांजिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, है ना। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं बेटा, उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं, क्लियर। और उस एक्साइटेशन एनर्जी के लिए जितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है उसको कहते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल, उत्तेजन विभव। तो यहां पर उत्तेजन ऊर्जा तो कितनी हो गई, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बेटा, ए वाला। कौन सा होगा, ए वाला। अगर एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछता तो एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना हो जाता बेटा आपका, एक्साइटेशन पोटेंशियल उत्तेजन विभव जो है वो कितना हो जाता बेटा आपका, कितना, 10.2 वोल्ट, 10.2 वोल्ट, ठीक है। तो राइट आंसर ए है बच्चा। जो डी कर रहे थे भाई तुम गलत कर रहे हो, आप डी जो आंसर कर रहे हो दैट इज दी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट बता रहे हो आप। क्या बता रहे हो, दूसरी कक्षा में, क्या दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की क्या बता रहे हो, आयनन ऊर्जा बता रहे हो आप। क्या बता रहे हो, आयनन ऊर्जा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए साहब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। जेड बराबर 82 की प्रथम वो रेडियस दे रखी है, आर है, इसकी थर्ड कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। ओके, चलिए देखो, आर एन का फॉर्मूला क्या होता है, जो है 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम, यही होता है क्या, बिल्कुल सर। यहां से हम क्या देखते हैं, आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्बिट की दे रखी है, बोर रेडियस क्या होती है, बोर रेडियस क्या होती है बेटा, बोर रेडियस ध्यान रखना, बोर रेडियस होती है फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसकी रेडियस को बोर रेडियस कह देते हैं अपन, है ना। तो एन बराबर 1 में तो दे रखी है, आर आपसे 3 में पूछा है, तो R3 अपॉन R1 बराबर क्या लिख सकता हूं,
क्या लिख सकता हूं, n3 अपॉन n1 का स्क्वायर, यानी n3 का मतलब 3 थर्ड ऑर्बिट और इसका मतलब 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्या, तो R3 अपॉन R1 बराबर कितना आएगा बेटा 9, तो R3 बराबर कितना आ जाएगा 9 और ये कितना दे रखा है कैपिटल R, ठीक है 9R1 लिखोगे ना और R1 कितना दे रखा है कैपिटल R, तो कितना होगा 9R, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा बेटा ए वाला, कौन सा जाएगा, ए वाला जाएगा, हाँ जी ठीक है। चलिए साहब, तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला, क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताइए जनता जनार्दन, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट से, क्या है, कौन सी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है, विच वन ऑफ द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन दी विजिबल रीजन, विजिबल रीजन एक ही जगह है जहां से एटॉमिक स्ट्रक्चर में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनता है, बाकी की इसमें से न्यूमेरिकली आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो रेडियस पे पूछे, चाहे वो वेलोसिटी पे पूछे, चाहे वो एनर्जी पे पूछे, एनर्जी में चाहे वो एक्साइटेशन एनर्जी उत्तेजन ऊर्जा पे पूछे, चाहे वो आयोनाइजेशन एनर्जी पर पूछे, मैं बता रहा हूं न्यूमेरिकल कहां से बनते बेटा सुन लेना, है ना, चाहे वो एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले पे पूछे, चाहे वो आपके जो वेवलेंथ वाला फॉर्मूला है उस पर पूछे, ये 5-6 जो मैंने चीजें बताई है इनसे तो न्यूमेरिकल बनते हैं, जिनमें आज अपन करने वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चन केवल एक ही जगह से बनता है, दैट इज स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी सीरीज किस क्षेत्र में पाई जाती है, कौन से रीजन में पाई जाती है, ये केवल एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो बच्चा ध्यान रखना इसमें मोस्टली चांसेज हैं न्यूमेरिकल के, 100% इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएंगे क्योंकि थ्योरेटिकल अप्रोच बनती नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान रखना। तो थ्योरेटिकल में केवल एक ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो ध्यान रखना बेटा लाइमन सीरीज कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, परावैंगनी में, लो यूवी में, ये तो किस में पाई जाती है, यूवी रीजन अल्ट्रावायलेट में, ठीक है। बामर जो है वो सबसे पहले देखी गई थी इसको, क्योंकि ये किस में पाई जाती है, दृश्य क्षेत्र में, विजिबल में, किसमें, विजिबल रीजन में, इसलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सबसे पहले किस श्रेणी को देखा गया था, बामर श्रेणी को, क्योंकि इसी में हम देख सकते हैं, इस क्षेत्र को हम देख सकते हैं, पाशन ब्रैकेट और लास्ट में एक और होती है बेटा फुंड, ठीक है, फुंड, समझ में आ गई बात, तो ये जो फुंड सीरीज है, पाशन ब्रैकेट और फुंड, ये तीनों ही किस में पाई जाती है बेटा, अवरक्त में। एक ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन जहां बनता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो भी मैंने आपको बता दिया, इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। बाकी की तीनों किसमें है, इंफ्रारेड में, लाइमन किसमें है, यूवी रीजन में, और विजिबल में कौन सी है, यहां पर किसमें पूछी है, विजिबल में, तो कौन सा आंसर जाएगा बेटा, बी वाला, बामर सीरीज इज द राइट आंसर, बी 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 बी, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। सर क्या इस सीरीज का प्लानर मिल सकता है, बिल्कुल इसका अपलोड कर दिया गया है प्लानर बेटा, ठीक है ना, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में कूदता है तो उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी, इन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ लेवल टू एन ऑर्बिट ऑफ लेवल n इक्वल टू 2, ओके n इक्वल टू 3 है यहाँ पर, है ना बेटा इंग्लिश में, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है कहां पर, n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 में, किसमें, 3 से 2 में हो रहा है, आपको क्या बतानी है, फ्रीक्वेंसी बतानी है, क्या बतानी बेटा, फ्रीक्वेंसी। देखिए बेटा इमिटेड रेडिएशन का फॉर्मूला, उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला आप सभी को आता है, आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, सबको ये फॉर्मूला आता है बेटा, ये फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहां पर देखिए हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो जेड बराबर तो 1 हो गया, है ना, तो 1/λ बराबर आर, अब इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, 3 से 2 में, तो लोअर ऑर्बिट कौन सी हो गई, 2, हायर ऑर्बिट कौन सी हो गई, 3, रख दी वैल्यू, 1/λ बराबर आर, 1/4 माइनस 1/9, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, अंडर रूट कितना आएगा, ये एलसीएम कितना आएगा इसका 36 से बेटा ये कितना आएगा 9 माइनस 4, यानी कि 1/λ बराबर कितना आएगा 5r/36, ठीक है, ये आया। उसने ना तो वेवलेंथ पूछी ना वेव नंबर पूछा, उसने पूछा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, न्यू बराबर c/λ, 1/λ की वैल्यू यहां पर रख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5rc/36, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज बी, 5rc/36, 5rc/36, समझ में आ गया क्या, क्लियर है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बच्चा, ठीक है क्लियर। किसी इलेक्ट्रॉन का nवी कक्षा में कोणीय संवेग क्या होता है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय, बताइए किसमें बेटा, nth में, अरे सेकंड अजम्पशन पूछा गया बेटा, सेकंड अजम्पशन है ना, निल्स बोर की द्वितीय विग्रहति पढ़ी है सबने,
पढ़ी है क्या? बिल्कुल सर पढ़ी है, बिल्कुल सर हमने पढ़ी है। क्या पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में मूवेबल होता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2 हो या H/2 का पूर्ण गुणज हो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट इज गिवन बाय द NH/2। ठीक है, द्वितीय अभिग्रहती, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। एनवी कक्षा में कोणीय संवेग क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो NH/2 होता है। राइट आंसर जाएगा सी वाला। ठीक है, राइट आंसर जाएगा सी वाला। इस सेकंड अजम्पशन का जो है ना स्पष्टीकरण कौन नहीं दे पाया था बेटा? निल्स बोर। कौन नहीं दे पाया? निल्स बोर। इसका स्पष्टीकरण फिर किसने दिया था? डी ब्रोगली ने। इसको एक्सप्लेन किसने किया था? डी ब्रोगली ने, डी ब्रोगली थ्योरम से। और डी ब्रोगली ने जिस थ्योरम से, डी ब्रोगली परिकल्पना से, डी ब्रोगली अजम्पशन से इस बात को प्रूव किया, उसका स्पष्टीकरण खुद डी ब्रोगली ने दे पाया, तो उसका स्पष्टीकरण फिर डेविसन जर्मर ने कहा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए साहब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जनता जनार्दन जवाब दे फटाफट से, पढ़िए। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का कोणीय संवेग से अनुपात क्या होगा? द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का रेशियो पूछा है एंगुलर से, जो किसके बराबर होता है बेटा? E/2m के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? E/2m के बराबर होता है। ठीक है ना, ये डायरेक्ट ध्यान रख लेना। वैसे ये नीट का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके बहुत रेयर चांस में ही पूछा जाएगा। बाकी अगर डायरेक्ट पूछ ले तो E/2m के बराबर होता है। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए साहब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में चौथी से दूसरी कक्षा में कूद रहा है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किधर हो रहा है बेटा 4 to 2 में, 4 से 2 में। रिडवर्क कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, दे तो ठीक नहीं, वैसे भी आपको पता रखनी है। रिडवर्क कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स होती है बेटा। मीटर इनवर्स में 10⁷, यहां सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखा है इसलिए 10⁵। बट हमारी फ्रीक्वेंसी किस में पूछी है? हर्ट्ज में। मतलब हमें आर की वैल्यू बेटा मीटर में ही रखनी पड़ेगी, मीटर इनवर्स में ही रखनी पड़ेगी। ध्यान रखना, ये वैल्यू कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है बच्चे को, ताकि वो आर का मान जो है 10⁵ रख जाए और कैलकुलेशन से फिर आंसर नहीं आए। लेकिन यहाँ ध्यान रखना बेटा, किस में पूछा है? हर्ट्ज में। तो किस में रखनी है? मीटर में ही रखनी है। किस में रखनी है बेटा? मीटर में ही रखनी है। चलिए साहब, तो फॉर्मूला में पता ही है, 1/λ बराबर आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर z की वैल्यू तो 1 हो गई, हाइड्रोजन की बात हो रही है। n1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2। लोअर ऑर्बिट कौन सी? 2। हायर ऑर्बिट कौन सी बेटा? 4। ठीक है, 4 से 2 में आ रहा है ना, बस रखो वैल्यू। तो 1/λ आर, यहां पर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा? आर। 4 से 2 में ही है क्या? बिल्कुल 4 से 2 में है। ओके, तो 1/4 माइनस 1/16, यहां से आर कितना आ गया? 16 आ गया। यहां से 4 माइनस कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि 1/λ बराबर कितना आ गया? 3r/16 आ गया। कितना आ गया? 3r/16 आ गया। हमसे पूछा गया, हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी है, फ्रीक्वेंसी होती है c/λ। तो न्यू बराबर 3 इंटू 10⁸, सी की वैल्यू लाइट वेलोसिटी, और लैम्डा की जगह आप रखोगे तो r/16, 1/λ की जगह 3r/16, तो 3 और रखो। ठीक है, ये आ जाएगा। यानी कि न्यू बराबर कितना आएगा आपका? जरा देखना, 3 इंटू 10 की ये 9/16 कर दूं क्या इसको? 3 इंटू 3 और 10⁸, और r की वैल्यू 10�7 है ना, अप्रोक्स 10�7 रख देते हैं। तो 9/16 इंटू 10 कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 9/16 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ये लो साहब, क्लियर? यानी कि राइट आंसर कौन सा होगा? सी वाला। कौन सा होगा बेटा? सी वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी ने कहा बिल्कुल सी होगा सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए साहब, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चा? सी वाला होगा। क्लियर है सबको? बिल्कुल सर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। अब अपन वो काम नहीं करेंगे कि 1 घंटे में जो है लग रहे हैं 10 क्वेश्चन कराने, ऐसा अपन नहीं करते बेटा। ठीक है, स्पीड से क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे ताकि कम समय में ज्यादा न्यूमेरिकल।
इलेक्ट्रॉन की सेकंड ऑर्बिट की रेडियस दे रखी है, थर्ड ऑर्बिट की आपसे पूछी गई है। इलेक्ट्रॉन की द्वितीय स्थिर कक्षा की त्रिज्या दे रखी है, सेकंड ऑर्बिट की दे रखी है। सेकंड ऑर्बिट की कितनी दे रखी है? आर। थर्ड ऑर्बिट की पूछी है आपसे, थर्ड ऑर्बिट की आपसे पूछी गई है। बताइए जनता जनार्दन क्या होगा? हाँ सर, मेरा भी कमेंट पढ़ लो बेटा, एक बार और कर दे, नजर नहीं गई होगी क्योंकि मेरा ध्यान क्वेश्चनों पर है। एक बार और कर दे, अब देख लूंगा। हाँ जी, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सेकंड ऑर्बिट में दे रखी, सेकंड ऑर्बिट की आर दे रखी है, थर्ड ऑर्बिट की पूछी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है आर प्रोपोर्शनल टू होता है एन स्क्वायर के, होता है कि नहीं होता? अभी लिखा था मैंने फॉर्मूला 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम, तो आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो R3 अपॉन R2 हम जब करेंगे तो इधर देखो बेटा, 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। N3 अपॉन N2 आएगा, N3 का मतलब 3, N2 का मतलब 2। ठीक है, यानी R3 अपॉन R2 बराबर कितना आएगा? 9/4। ठीक है, यानी R3 अपॉन R2 बराबर कितना आएगा? डिवाइड करो, 2 आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा क्या? बिल्कुल सर आ जाएगा। तो R3 बराबर कितना आया? 2.25 R2, और R2 कितना दे रखा है? R दे रखा है आपको सेकंड ऑर्बिट में, तो 2.25 R। राइट आंसर विल बी बी। कौन सा होगा? बी वाला होगा। ओहो, ऐड आ गया क्या अपने कमेंटों में? बहुत बढ़िया, ये लो स्किप करते हैं। यस सर, यस सर, यस सर, लाइक शेयर ठोकते जाना भाई, है ना? हाँ जी, चलिए चलिए सर, बी को लॉक कर दो। कर दी कर दी कर दी, बी को ही लॉक किया है। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका बी हो जाने वाला है, और बिल्कुल हो ही गया है। हो जाने वाला क्या है ना? ठीक है, चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। सी कह रहे हैं 149, बिल्कुल 149 राइट आंसर है बेटा। लिखाना पन्ने, आर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एन स्क्वायर। तो बेटा देखो, फर्स्ट में बात करेंगे तो आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, सेकंड में बात करेंगे तो बेटा क्या आएगा? 2 आएगा ना, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ क्या आएगा? 1 का स्क्वायर यानी 1, और 3 में बात करेंगे तो आर प्रोपोर्शनल किसके आएगा बेटा? 3 का स्क्वायर यानी कि 9, यानी 1 4 9 16, आगे इसके बाद 25, इसके बाद 36, इसके बाद 49, करते जाना बेटा स्क्वायर से। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का, 7 का, निकालते जाओ। तो यहाँ तो 3 का ही पूछा था, 149 राइट आंसर सी। क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी प्यारे बच्चे। लाइमन सीरीज और पास्चन की बात हो रही है, और उसके लिए वेवलेंथ λ1 λ2 दे रखी है, दोनों का रेशियो पूछा है, लेकिन किसका? फर्स्ट लाइन का। तो बेटा देखो, लाइमन सीरीज में फर्स्ट लाइन जो मिलती है कौन से ट्रांजिशन पर मिलती है? 2 से 1 पर, है ना? यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन आपको पता करना है खुद को, किससे? इस लाइन से, फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन किसके लिए होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए 2 से 1 में, है ना? ऐसे ही पास्चन की बात करते हैं, तो पास्चन में बेटा फर्स्ट लाइन कब मिलेगी? कब मिलेगी बेटा? 4 से 3 किसमें? किसमें? 4 से 3 में फर्स्ट लाइन की बात हो रही है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट लाइन से हमने क्या निकाल लिया? इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन। कोई पूछे बामर में फर्स्ट लाइन, बामर में फर्स्ट लाइन होगी 3 से 2 में, है ना? थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में। ब्रैकेट में पूछे तो बेटा 5 से 4 में, है ना? फर्स्ट लाइन की बात हो रही है। कोई कहते गुरु फर्स्ट नहीं सेकंड की पूछ ले तो कौन सी बड़ी बात बेटा? जैसे आपने ये सब बनाया है, ये देखो, ये स्पेक्ट्रम ऐसे सबने बनाया है, ये 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1। तो लाइमन की पहली लाइन ये रही 2 से 1, दूसरी लाइन 3 से 1, तीसरी लाइन 4 से 1, और इधर चौथी लाइन 5 से 1। समझ में आ गई बात? ऐसे देखते हैं बेटा, है ना? तो किसी भी लाइन की पूछे, जरूरी नहीं है फर्स्ट की पूछे, किसी की पूछ सकता है ना बेटा, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का पता लगा लेना, जैसे मैंने बताया ऐसे। ठीक है ना? बिल्कुल सर, समझ गए। अब बात आती है, ओह माय गॉड, हाँ जी, अब बात आती है इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन तो पता कर लिया सर हमने, बिल्कुल सर कर लिया। अब क्या करें? अब ये करो बच्चा, इसके लिए लाइमन के लिए 2 से 1 पर वेवलेंथ क्या दे रखी है? λ1, तो इसके लिए निकालो 1/λ1 बराबर r।
1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, रख दी वैल्यू डायरेक्ट मैंने बेटा फॉर्मूले में। 1/λ1 बराबर r1 माइनस 1/4 यानी कि 3r/4, यानी कि λ1 कितना आएगा 4/3r। उल्टा कर दो, आ गया क्या? बिल्कुल सर आ गया। इसके बाद अपन से बात की गई है पास्चन की, तो पास्चन की फर्स्ट लाइन कब मिल रही है बेटा आपको? कब मिल रही है? 4 से 3 पर, 4 से 3 पर फर्स्ट लाइन की बात हो रही है बेटा पास्चन, ठीक है 3 में। तो वही 1/λ2 बराबर r 1/n1 का स्क्वायर, n1 कितना हो गया 3, इसका स्क्वायर माइनस n2 कितना हो गया इसका स्क्वायर, तो 1/λ2 बराबर r 1/9 माइनस 1/16, यहां से कितना आ जाएगा r, इसका एलसीएम आएगा 144, 9 और 16 का, यहां पर कितना आएगा बेटा 16, यहां पर कितना आएगा 9, यानी कि कितना आएगा 7r/144, यानी कि λ2 जो आएगा वो इसको उल्टा करो, 1/λ2 बराबर कितना है 7r/144, तो λ2 बराबर 144/7r। आ गया क्या? बस λ1 λ2 दोनों आगे, दोनों का रेशियो निकाल दो, तो λ1/λ2 बराबर 4/3r इंटू 7r/144 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? बिल्कुल सर आ जाएगा। चलिए साहब, r से r गया, ये चला जाएगा 3 और 6, 36 36 36 7/108, ठीक है। तो रेशो क्या आ जाने वाला है बेटा 7:108, यानी कि राइट आंसर डी होगा। राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा, डी होगा, डी होगा। बिल्कुल सभी प्यारे बच्चों ने डी कहा था, डी को लॉक कर दो गुरुजी, कर दिया डी को, ठीक है बहुत बढ़िया। हाँ जी, डी 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 डी। लाइक शेयर करना मत ठोकना अगर फाइटर का अगला चाहते हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रमी सीरीज जो परावैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है, द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दैट लाइज इन द यूवी रीजन इज, अभी बताया था बेटा, अभी बताया सारी सीरीज कौन कौन सी किस में पाई जाती है, इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा? डी, लाइमन सीरीज। लाइमन वाली किस में पाई जाती है? यूवी रीजन में, ठीक है। बामर किस में पाई जाती है? दृश्य में, विजिबल में। किस में बेटा? विजिबल में, ठीक है। और इसके बाद जो तीनों बची आपकी पास्चन, ब्रैकेट और फुंड, ठीक है, ये तीनों ही किस में पाई जाती है? अवरक्त में। अवरक्त बोले तो इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। एक ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो यहां से बनता है इस चैप्टर में से वो यही है, सीरीज कौन सी सीरीज किस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो इसका बात ध्यान रखना बेटा, मैंने सारी ही बता दी, 5 ही पढ़ते हैं अपन। हम्फ्री आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, फिजिक्स में नहीं पढ़ते हो, तो 5 का ही बता दिया मैंने बेटा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में परावैंगनी का पूछा था, तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? डी 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 डी। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, मजा आएगा मजा। जवाब दीजिए अगले क्वेश्चन का। टू एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन in an atom are separated by 2.3 electron volt. The frequency of radiation emitted when the electron goes from higher to the lower level. दो ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल दे रखा है, उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी ये आपको बताना है। आपको एनर्जी गैप दे रखा है बेटा 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी है, क्या पूछी है? फ्रीक्वेंसी पूछी है, बताओ भाई, बताओ भाई। यस सर, जी सर, ओके सर, बताओ सर। बिल्कुल। अरे अंशुल कुमार हो गया, कितना हाई करेगा बेटा? तू इतना हाई कर देगा तो कोई तुझे बाय कर देगा बेटा? तो हाई उतना ही करो जब तक कि बाय ना हो, हाई हाई के चक्कर में बाय बाय भी हो जाता फिर, ठीक है। सर क्लास का टाइम बेटा अभी तो 3 बजे है ये, ठीक है। चलिए सर, सबको लगता है गला सबका सूखता है, पर जीतता वही है जो सर से पढ़ता है। इस क्वेश्चन में तुम्हारी रजिया फंस गई, मेरे को ऐसा लगे किसी का आंसर नहीं आ रहा। अरे यार क्या है इस क्वेश्चन में, बताओ। ई दे रखा है, न्यू पूछा है, एक रिलेशन जो तुम सब जानते हो, कौन सा? ई बराबर एच न्यू, सब जानते हो, हैं? तो न्यू बराबर ई बाई एच, बस लगा दो। अब यहां पर ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको जूल में लेके आना बेटा। तो जूल में लाने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गई जूल में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होते हैं। इस रिलेशन का ध्यान रखना, 12th फिजिक्स में कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल होगा, ये कन्वर्जन के लिए काम में आएगा, ठीक है।
तो ई की वैल्यू रखेंगे 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड होता है। तो अगर बात करें तो 10 की पावर देखो +34 में से -19 यानी कि 10 की पावर 15 बचेगा। 10 की पावर 15 कई बार तो ऑप्शन में देख लो, हाँ जी 10 की पावर 15 में देखो दो ऑप्शन है आपके पास में, 10 की पावर 14 में भी दो ऑप्शन है। इसका मतलब हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। कर दें क्या आगे सॉल्व? बिल्कुल सर कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया 48, ठीक है, और 4 गया कितना आया 32, 32, ठीक है, 32 और 4 36, 3.68 आएगा डिवाइडेड बाय कितना आ गया 6.62 इंटू 10 की पावर -10 की पावर तो कर दी ना पूरी, हाँ 10 की पावर तो आएगी नहीं, ये आएगा। मतलब बेटा 10 की पावर 15 वाला आंसर तो आपका नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो अब ध्यान रखना 10 की पावर 14 में, तो इसको क्या लिख सकता हूं बेटा 36.8 इंटू 10 की पावर 14 डिवाइडेड बाई 6.62 लिख सकता हूं। 6 का 36 होता है ना, 36 होता है 6 इंटू 6, तो ये अप्रोक्स आंसर बनाना सीखो, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, कितना आएगा, तो 5 पॉइंट वाला कौन सा ऑप्शन है, ये वाला रहा। आप कैलकुलेट कर लेना 5.6 इंटू 10 की पावर 14 आएगा। कभी भी कैलकुलेशन पूरी मत किया करो बेटा, क्योंकि जब आप पूरी कैलकुलेशन करने जाते हो तो टाइम वेस्ट कर जाते हो, ठीक है ना, फिर कह देते हो सर पेपर लेंदी था। तो कैलकुलेशन लेंदी अगर बन भी जाती है तो अप्रोक्स आंसर बनाना सीखो। देखो जैसे मैंने बनाया है ना बेटा, पहले पावर देखा तो 10 की पावर 15, लेकिन यहां पर ये जो वैल्यू बन रही है इससे तो आने वाली नहीं है, नहीं आने वाली, तो हमने क्या किया 10 की पावर 14 बना दिया, फिर देखो अप्रोक्स बना लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अप्रोक्स बनाना भी सीखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि फिजिक्स में फिर न्यूमेरिकल आते हैं ना, फिर ऐसे में फंसते हो तुम लोग, ठीक है। चलिए साहब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का कुल ऊर्जा से अनुपात क्या होगा, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा रिलेशन अपन ने बना रखा है, E इक्वल टू होता है माइनस का काइनेटिक एनर्जी, दूसरा रिलेशन बना रखा है E इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। बताओ ऐप में पढ़ाते टाइम ये रिलेशन बनवाए हैं आपको, बनवाए हैं ना बेटा, क्योंकि इन दोनों रिलेशनों पे न्यूमेरिकल आते हैं। अगर ये दोनों रिलेशन आपको पता ना हो तो न्यूमेरिकल करने में आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। बिल्कुल सर, चलिए साहब, क्लियर है। तो यहां पर हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशो, तो -1 के बराबर आ जाएगा क्या, बिल्कुल सर -1 के बराबर आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा, ए वाला, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपसे पूछता काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशो, तो आप कह देते साहब 1/2 होगा, किस रिलेशन से, इस रिलेशन से। और ये दोनों ही रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, न्यूमेरिकल आते हैं, और ऐसा न्यूमेरिकल आएगा कि जैसे ही आपसे पूछा आप तुरंत अगर ये रिलेशन याद हुए तो 1 सेकंड में बगैर पेन चलाए आंसर कर दोगे। अभी मैं बता दूंगा, अगर आज की पीडीएफ में अपने इस पर क्वेश्चन मिलते हैं तो अभी हर चैप्टर में जितने पर मैं न्यूमेरिकल कराता हूं आपको साइड में साथ के साथ उस चैप्टर के फॉर्मूले लिखते जाने हैं जिन पर मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है ना, ताकि लास्ट में आपको कोई फॉर्मूला पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर बता दो एक फॉर्मूला क्लास ले दो सर, तुम कहते रहते हो ना सर एक फॉर्मूला क्लास, सर एक वो क्लास, और एक ये क्लास। अरे नहीं बच्चा, इस चैप्टर में मैंने बता दिया थ्योरेटिकल बनेगा तो कहां से बनेगा, न्यूमेरिकल बनेंगे तो कौन से फॉर्मूले से बनेंगे, तो उनको साइड में लिखते जाना है, कॉपी अलग से, हाँ एक कॉपी अलग से बना लेना बेटा, ये मेहनत अभी करनी है आपको। ये थोड़ा सा मेरे को लगे, हाँ न्यूक्लियस का क्वेश्चन डल गया है, कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व कर देंगे। Li7 और Fe56 नाभिक की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ Li7 न्यूक्लियस टू Fe56। एक रिलेशन पढ़ते हो न्यूक्लियस की रेडियस का बेटा, ये वाला इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लास्ट ईयर आरयूएचएस में ये क्वेश्चन था, 2022 में इससे आरयूएचएस क्वेश्चन था। हर स्टेट नर्सिंग में न्यूक्लियस से जब भी क्वेश्चन बनता है इसका सबसे पहले ध्यान रखा जाता है, इसका सबसे पहले इसी का ध्यान रखा जाता है, इस फॉर्मूले का, है ना, मोस्टली इसी से बनाया जाता है। क्लियर है, तो इसको इससे करेंगे अपन सॉल्व। तो यहां पर बेटा आर एफ ई ना किसका निकालना, आर एल आई और आर एफ ई, ठीक है, तो बराबर एक किसका लिखोगे एल आई का, एक किसका लिखोगे एफ ई का, क्या है ये मास नंबर, द्रव्यमान संख्या है बेटा ए, तो इसका कितना 7, इसका कितना 56, उसकी पावर 1/3,
कितना आ जाएगा 1/8 उसकी पावर 1/3 और इसका घनमूल निकालोगे तो बेटा 1/2 क्या आएगा 1/2 यानी राइट आंसर क्या आएगा बेटा बी वाला। कौन सा आएगा बी वाला। इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर में पहला फॉर्मूला यही बनता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। क्लियर 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 बिल्कुल सर। तो इसका राइट आंसर बी आ गया। ये देखो कई बच्चे हमारे ए बी कर रहे हैं। ओहो कई बच्चे हमारे 2:1 कर रहे हैं। अरे 2:1 क्यों कर रहे हो भाई LI/FE है भाई है ना। पहले जो दिया गया है उसको 1 दूसरे को 2 मानते हैं हमेशा। ठीक है बिल्कुल। चलिए साहब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा जनता जनार्दन जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। In the lowest energy level of hydrogen atom, the electron has the angular momentum. Angular momentum पूछा गया है किसमें lowest में पूछा गया है बेटा। कहीं भी लिखा हो lowest, कहीं भी लिखा हो निम्नतम। क्या लिखा हो निम्नतम। निम्नतम का मतलब n बराबर 1। कहीं भी लोएस्ट लिखा हो निम्नतम लिखा हो n बराबर क्या बेटा 1। तो बेटा L बराबर क्या होता है NH/2 तो n बराबर जब 1 है तो L बराबर कितना आएगा H/2 तो राइट आंसर क्या आएगा H/2 सी इज दी राइट आंसर। सी इज दी राइट आंसर। बहुत बढ़िया। देखो अब कई बच्चे इसमें भी कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट। बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के संवेग का आघूर्ण। देखो अब देखो घुमा दिया थोड़ा सा उसने वर्ड्स में। क्या पूछ लिया संवेग का आघूर्ण पूछ लिया बेटा। आपको पता होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम इसके लिए हम लिखते हैं मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है यानी कि रेखीय संवेग का आघूर्ण कहते हैं। क्या बेटा रेखीय संवेग का आघूर्ण जो है वो क्या कहलाता है कोणीय संवेग कहलाता है। ध्यान रखना ये 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। ठीक है तो देखो उसने डायरेक्ट नहीं लिखा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कोणीय संवेग क्या होगा। उसने थ्योरेटिकली जो है उसको घुमा दिया थोड़ा सा। ठीक है हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए साहब ठीक है चलिए साहब सी 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 सी। तो देखो थोड़ा सा ऐसे वर्ड्स में घूमना नहीं है। अब किस में पूछा है आपसे सेकंड ऑर्बिट में पूछा है। अभी पढ़ा है L बराबर NH/2 तो n का मान कितना दे रखा है 2 तो L बराबर 2H/2 2 से 2 गया यानी कि H/π। ठीक है H/π यानी राइट आंसर क्या होगा सी होगा। राइट आंसर क्या होगा बच्चा सी वाला होगा। ठीक है हाँ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा दीजिएगा जवाब। As per Bohr model, the minimum energy required to remove an electron from the ground state of double ionized Li atom। बहुत बढ़िया। देखो इसमें भी इसने डायरेक्ट नहीं पूछा कि व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li एटम नहीं पूछा। उसने क्या लिख दिया मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। ठीक है अब बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात है ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हो गया n बराबर 1। क्या हो गया n बराबर 1। n बराबर 1 में Li की अपन बात कर रहे हैं। Li का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। कितना होता है 3। तो फर्स्ट ऑर्बिट में Li की फर्स्ट ऑर्बिट में बेटा एनर्जी कितनी होगी माइनस का 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे हम निकालेंगे तो माइनस का 13.6 Z की वैल्यू कितना बेटा 3 का स्क्वायर n की वैल्यू कितना 1 उसका स्क्वायर यानी कि बराबर कितना आएगा -13.6 इंटू 9 यानी कितना आ जाएगा बेटा आपका कितना आ जाएगा ये आएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है अब यहां पर बच्चा एक बात का ध्यान रखना जैसे ई आयनाइजेशन का फॉर्मूला पढ़ा हमने ये पढ़ा ई आयन बराबर ई इनफाइनाइट माइनस ई एन। या तो इससे देख लेना ई इनफाइनाइट कितना होता है बेटा 0 अनंत की ऊर्जा क्या मानी जाती है 0 मानी जाती है तो ई आयन बराबर माइनस का ई एन। ठीक है तो माइनस का 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट मींस प्लस का आएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गई बात। तो यहां से इसका आंसर क्या आएगा डी आएगा।
ठीक है, या फिर इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए ये जो माइनस आता है ना, नेगेटिव सिंबल जो आता है किसमें किसमें बेटा, एनर्जी के फॉर्मूले में, ये क्यों आता है, ये इसके लिए आता है, किसके लिए आता है ये इसके लिए आता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना आपका बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। कौन से अट्रैक्शन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से जुड़ा हुआ है, इसलिए माइनस आता है। अगर इतनी एनर्जी आप प्लस में दे दोगे, किस में दे दोगे, प्लस में दे दोगे, क्योंकि जितनी एनर्जी बांधने के लिए चाहिए, बाउंड करने के लिए चाहिए, उतनी एनर्जी किसके लिए चाहिए, रिलीज करने के लिए चाहिए होती है। किसके लिए, रिलीज करने के लिए। ठीक है भैया, जितना संबंध बनाने के लिए ऊर्जा लगे ना, रिलेशन बनाने के लिए, लबी डबी करने के लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए ना बेटा, चाहिए ना। कैसे एनर्जी चाहिए है, अच्छा दिखाना पड़ता है, मैं बहुत लॉयल हूँ, मैं बहुत केयर हूँ, मैं बहुत ऐसा हूँ, मैं बहुत वैसा हूँ, दिन में 5 बार फोन करना पड़े, 10 बार कॉल करने पड़े, है बेबी ने खाना खाया, बाबू ने खाया, किसने खाया किसने नहीं खाया, है ना, पूछना पड़ता है। तो वो एनर्जी लगाते हो ना, फिर वही बेटा तोड़ने की बात आती है ना, किसी भी रिलेशन को ब्रेक करने की, तो बेटा राम से सीधा रावण भी तो दिखाना पड़ता है ना अपने आप को। 10 कॉलों को मैं इग्नोरेंस मारना, बहानेबाजी करना, क्यों कॉल नहीं उठा पाया, करना पड़ता है। तो जितनी एनर्जी बेटा आपको बनाने के लिए पड़ती है लगती है ना, उतनी तोड़ने के लिए भी लगती है। तो यहाँ पर भी बात यही है, -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कारण वो बंधा रहेगा, और प्लस में अगर इतनी एनर्जी दे दी तो हमेशा के लिए टाटा बाय बाय, लव यू टू ऑल डियर स्टूडेंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना, छोड़ करके चला जाएगा, वही इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहां से भी अपन बता सकते हैं, कई बार ये क्वेश्चन में बात पूछ ली जाती है, माइनस किसको दिखा रहा है, एनर्जी के फॉर्मूले में माइनस क्यों दिखा रहा है। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में माइनस हो तो टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में माइनस आएगा, और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में माइनस जो आता है वो अट्रैक्शन के कारण आता है, ध्यान रखना, आकर्षण के कारण आता है। समझ में आ गई ना बात, ये ध्यान रखना। तो ये माइनस किसको दिखाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ किससे बंधा हुआ है, अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से। मिल गया क्या रस मिल गया ना रस, हाँ गुरुजी मिल गया, हाँ जी सर, मिलाना मिलाना रस मिलाना, बस हंसते रहो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, आयनाइजेशन एनर्जी आपको गिवन है, आपसे क्या पूछा गया है कि भैया अगर थर्ड और सेकंड ऑर्बिट के मध्य ट्रांजिशन हो तो कितनी ऊर्जा चाहिए अपन को भाई, ये पूछा गया है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, according to Bohr's theory the energy corresponding to transition between the third and the fourth orbit is। देखो अब बच्चे को घुमाने के लिए फालतू में ये चीज दे दी उसने, इसकी जरूरत ही नहीं है, इस लाइन की जरूरत ही नहीं है, इसका क्वेश्चन में कोई मतलब ही नहीं है। हाँ दीपक सर गजब है, अच्छा पक्की बात, झूठ तो नहीं बोला, नहीं बोला ना, चल तो चल पढ़ बेटा। हाँ जी, तो ये बात देखो, वैसे फालतू में बच्चों को घुमाने के लिए क्यों एक दो लाइन ऐसे डाल दी जाती है क्वेश्चन में कई बार उलझाने के लिए, ताकि बच्चा इसमें ही दिमाग लगाते रहे। अरे क्या जरूरत है इसमें बेटा, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट की बात हो रही है। देखो आप E3 निकालो पहले तो, माइनस का 13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 निकालेंगे इससे तो बेटा Z तो 1 हो गया, हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो 1 अपॉन n², n की वैल्यू कितनी, 3 का स्क्वायर, यानी माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई 9, ये शायद 1.51 के आसपास आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट में निकालोगे बेटा, E4 निकालोगे तो माइनस 13.6, और Z तो 1 है ही, n² यानी 1/4 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा, माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई 16, ये अप्रोक्सीमेटली 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, ठीक है। तो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होती है, फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होती है। आपसे क्या पूछा गया है कि इनके मध्य अगर ट्रांजिशन हो, मतलब एक्साइटेशन एनर्जी पूछ रखी है आपसे, क्या पूछ रखी है, एक्साइटेशन एनर्जी पूछ रखी है बेटा। थर्ड से फोर्थ में भेजना हो तो भाई साहब कितनी एनर्जी चाहिए, तो बेटा एक्साइटेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, En2 माइनस En1 करके। En2 कितना है आपका, माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, En1 कितना है, माइनस और माइनस का कितना 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी सीधा सीधा हम क्या करें, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा, 0.66 आ जाएगा ना। हाँ जी बिल्कुल 66 आ जाएगा गुरुजी। तो राइट आंसर क्या है, डी वाला है, ठीक है। समझ में आ गई क्या बात, कहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसमें एनर्जी क्या है, कहां जा रहा है उसमें एनर्जी क्या है, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, दोनों एनर्जी लेवल की एनर्जी का,
आ जाएगा कितनी एनर्जी चाहिए। पोटेंशियल पूछता तो बेटा इलेक्ट्रॉन हटा दो, इसमें से ई हटा देना, बी लगा देना, यानी 0.66 वोल्ट। ठीक है के, चलिए साहब नेक्स्ट, अगला अगला क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? In Rutherford scattering experiment, what will be the correct angle for a scattering for an impact parameter v equal to 0? अरे b equal to 0 के लिए एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। गुरुजी हमको बताओ ना, हमको ये भूल गए इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? इम्पैक्ट पैरामीटर भूल गए क्या? संगत प्राचाल भूल गए क्या मेरे लालो? हैं? अरे प्यारे प्यारे धतूरे धतूर्नियों भूल गए क्या? संगत प्राचाल क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल टू दी न्यूक्लियई। अरे ये अपना न्यूक्लियई, ये अपना अल्फा पार्टिकल आया, आया ना बेटा, ये अल्फा पार्टिकल आया। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरे लालो, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना, इसको इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। इसलिए डिफाइन किया जाता है अल्फा कण के वेग सदिश की नाभिक से अविलंबवत दूरी को क्या कहते हैं? संगत प्राचाल। डिस्टेंस बिटवीन दी वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड दी न्यूक्लियस कौन सी डिस्टेंस होती है? परपेंडिकुलर। तो बेटा एक बात बताओ, इसमें आप कंडीशन पढ़ते हो कि अगर बी का मान मैक्सिमम है, अधिकतम है, तो थीटा कितना होता है? 0 डिग्री, है ना? क्यों होता है 0 डिग्री? स्कैटरिंग एंगल 0 क्यों होता है? प्रकीर्णन कोण 0 क्यों होता है? क्योंकि अगर ये दूरी ज्यादा हुई तो भाई साहब अल्फा पार्टिकल पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा ही नहीं, प्रतिकर्षण लगेगा ही नहीं। किससे? न्यूक्लियस से। क्यों रिपल्सन क्यों लगता है बेटा? अल्फा भी पॉजिटिव, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, दोनों मिलके एक दूसरे को रिपल्स करेंगे ना, न्यूक्लियस से रिपल्सन लगेगा ना। तो अगर ये दूरी ज्यादा हुई तो रिपल्सन नहीं लगेगा, रिपल्सन नहीं लगेगा तो स्कैटरिंग नहीं होगी, प्रकीर्णन नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं होगी, तो बेटा क्या होगा? स्कैटरिंग एंगल 0। और दूसरी कंडीशन क्या पढ़ते हो? इफ बी इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? ठीक है ना? ये पढ़ते हो क्या? बिल्कुल सर पढ़ते हैं। और कौन सा 180 डिग्री पर जो स्कैटर होता है वो बेटा इसके न्यूक्लियस के सेंटर ऑफ मास की तरफ सीधा जाता है, सीधा जाता है। कॉलिजन तो नहीं करता ये अल्फा पार्टिकल, इस पॉइंट से वापस लौट जाता है, इस पॉइंट को मुडन बिंदु कहते हैं। लेकिन बेटा ये जो डिस्टेंस है, ये आपकी इंपैक्ट पैरामीटर नहीं है, क्योंकि ये पैरेलल डिस्टेंस है, ये पैरेलल डिस्टेंस है, जबकि डेफिनेशन में क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। इसलिए इसके लिए क्या कहते हैं? इस केस में b बराबर 0 कहते हैं। b बराबर क्या कहते हैं? 0। इंपैक्ट पैरामीटर क्या है बेटा? 0। तो थीटा कितना है? 180 डिग्री। समझे क्या? समझे क्या? बिल्कुल सर समझ गए। यस सर, जी सर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा बेटा, 180 डिग्री। मजा आया? मजा आया क्या? इंपैक्ट पैरामीटर समझ में आ गया पूरा? किंग ऑफ फिजिक्स दीपक सर, बस लगे रहो लगे रहो, हैं? लगे रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का जनता जनार्दन जवाब देगी। क्या है? एलआई के लिए पहले से तीसरे कक्षा में उत्तेजन के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या है भाई? इस क्वेश्चन में एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इन एलआई फ्रॉम द फर्स्ट टू थर्ड ऑर्बिट। कोई बात नहीं बेटा, एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसकी बात हो रही है? एलआई लिथियम की बात हो रही है। जेड बराबर कितना बेटा? 3। हाँ जी, पहली कक्षा की निकाल ले, फर्स्ट ऑर्बिट की। बिल्कुल सर निकाल लो, तो एन बराबर 1 रखो। चलिए साहब, तो ई बराबर माइनस का 13.6, 3 का स्क्वायर 9, एन का मान 1, यानी कितना आएगा बेटा? माइनस का 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ गया क्या? ये तो कौन सी ऑर्बिट की आ गई? फर्स्ट की। ठीक है, अब थर्ड की भी निकाल लो, तो E3 निकालोगे -13.6 जेड स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, एन स्क्वायर मतलब एन बराबर भी तो 3 है बेटा, एन बराबर थर्ड ऑर्बिट के लिए एन क्या मान? 3। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया सर जी। हाँ जी, अब हमें क्या निकालना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बेटा? पहले से तीसरे में जा रहा है, फर्स्ट टू 3। तो डेल ई बराबर क्या लिखोगे? EN2 माइनस EN1 लिखोगे ना? बिल्कुल सर लिखेंगे। EN2 कितना आया अपना? ये वाला, तो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो कितना आ जाएगा बेटा? 108 के आसपास आ जाएगा क्या? बिल्कुल 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा होगा मेरे लालो? सी वाला।
ये लीजिए, कौन सा होगा बेटा? सी वाला होगा। अरे ये क्यों कर रहे हो भाई? यस सर, यस सर, बिल्कुल सर। ठीक है, चलिए अगले बात करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी पूछी है। लो, मैं कह रहा था इस पर रिलेशन पर क्वेश्चन आते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में दे रखी है बेटा E1 दे रखा है कितना? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस का है बेटा, माइनस का देखो, ये माइनस ही होती है, या माइनस लगा लेना, ये हिंदी मीडियम वाले में उड़ा दिया माइनस, है ना। पोटेंशियल एनर्जी पूछी, मैंने लिखा था बेटा E बराबर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 है जी, लिखा ना अपन ने, इंपॉर्टेंट भी लगाया था इस रिलेशन पे। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना बेटा? कितना बेटा? 2E, यानी कि 2 इंटू माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कितना आ जाएगा? माइनस का 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लो, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा? बी वाला। अगर ये रिलेशन पता नहीं हुआ ना बेटा, भूल गए, तो इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करने में ना बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ेगी और बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा। इसलिए बेटा इस रिलेशन को ध्यान रखना। ऐसा ही रिलेशन वो काइनेटिक एनर्जी वाला भी ध्यान रखना मेरे लालो, है ना। अगर इसमें काइनेटिक एनर्जी पूछता ना इस क्वेश्चन में कि गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो बेटा प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती, ठीक है ना। अगर काइनेटिक एनर्जी पूछता तो प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता, ठीक है ना। मजेदार है ना बात। तो इसलिए बेटा इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी वाला आएगा, बी वाला आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार, जानदार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पढ़िए। एक इलेक्ट्रॉन है चौथी से दूसरी, तीसरी से दूसरी में, बहुत बढ़िया, वेवलेंथ का रेशो। दो ट्रांजिशन दे रखे बेटा इलेक्ट्रॉन के, एक ट्रांजिशन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो रहा है 4 to 2, ठीक है। इसके लिए वेवलेंथ निकालो, निकालो, फॉर्मूला तुम्हें पता है, 1/λ1 बराबर, जेड हटा दूं क्या? क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है तो जेड हटा देते फॉर्मूले में से। तो आर 1/n1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1/λ1 बराबर आर 1/4, 1/16, कितना आ जाएगा बेटा? 3r/16 आ जाएगा, करके देख लेना। 16 एलसीएम आएगा, 16 एलसीएम आएगा तो 4 - 1 यानी कि 3r/16, ठीक है। तो λ1 कितना आया? 16/3r है जी, बिल्कुल सर, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां हो रहा है बच्चा? कहां हो रहा है? 3 से 2 में भी हो रहा है, थर्ड टू सेकंड। तो 3 to 2 के लिए भी निकाल लेते हैं, निकालो सर। 1/λ2 बराबर आर 1/n1 2 का स्क्वायर, 1/n2 3 का स्क्वायर, आर 1/4 - 1/9 आ जाएगा क्या? बिल्कुल सर। तो यहां से एलसीएम कितना आएगा? 36 आएगा, ऊपर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि 9 - 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी 1/λ2 बराबर कितना आया आपके पास? 5r/36, यानी कि हमारे पास गुरुजी λ2 आया 36/5r। कभी भी ध्यान रखना बेटा कि जब भी न्यूमेरिकल में रेशो वाला हो, क्या हो? रेशो वाला हो, तो आप तो रेशो निकाल लो, वो ज्यादा बेहतरीन है। रेशो निकाल लो इस क्वेश्चन में, किसका? λ1 और λ2 का निकाल दो भाई रेशो। तो λ1 कितना आया? 16/3r आया, λ2 कितना आया? 5r/36। उल्टा करके लिख दो इसको, है ना। r से r गया, ये 4 बार, ये कितनी बार बेटा? 9 बार, यानी कि 20 कितना आ जाएगा? 27, यानी रेशो क्या आ जाएगा? बी वाला, ठीक है। चलिए, एनवी कक्षा में ऊर्जा En है, तो एकल आयनित हीलियम परमाणु की एनवी कक्षा में ऊर्जा क्या होगी? हाइड्रोजन की दे रखी बेटा, आ जाओ फोकस करो। हाइड्रोजन की एनवी कक्षा में कह रखा है क्या? En। और आपसे किसका कहा गया? हीलियम की, हीलियम एटम की पूछा है, हीलियम एटम। तो भाई साहब कौन सी बड़ी बात है? हीलियम के लिए फॉर्मूला लगा दो, EHE जब आप निकालोगे तो -13.6 Z²/n², तो -13.6। अब देखो एनवी कक्षा की बात हो रही है तो नीचे तो n² ही रहने दो, और Z², Z का मतलब क्या हो गया? हीलियम के लिए 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर,
यानी -13.6 इंटू 4/n² आएगा। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन की बात करेंगे तो EH कितना आएगा आपका, EH आएगा -13.6, Z की वैल्यू 1 हो गई तो अपॉन n², और EH कितना दे रखा है आपको, EN लिख रखा है, कोई बात नहीं। तो ये जो वैल्यू बन रही है आपकी ये वाली, ये EN हो गया, तो लास्ट आंसर क्या आएगा 4EN, इसकी जगह EN रख देना तो 4EN, यानी राइट आंसर क्या होगा, ए वाला। कौन सा होगा बेटा, ए वाला। ठीक है, हाँ ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी दे रखी है, -13.6। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो बेटा E बराबर माइनस का काइनेटिक एनर्जी रिलेशन पढ़ा है आपने, पढ़ा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा बेटा, माइनस का E होगा, यानी माइनस माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कितना आ जाएगा, प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए साहब, राइट आंसर क्या होगा, बी वाला होगा। कौन सा होगा बेटा, बी वाला होगा। हाँ जी, प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को इससे इसमें जाना है, वेवलेंथ बतानी। बेटा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन वही कहां से कह रखा है, 4 to 2, 4 से 2 में। ठीक है, वेवलेंथ तो 1/λ ये निकालना है, R(Z²) 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यही है क्या फॉर्मूला, बिल्कुल सर यही है। निकालो इससे, 1/λ बराबर R, Z तो 1 हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल 1 कर दो। वैसे तो इसमें कह नहीं रखा है उसने हाइड्रोजन, लेकिन ऑप्शन में से Z गायब है तो 1 कर दो भाई, है ना। 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर कितना आएगा, R 1/4 1/16 क्या आएगा, 3R/16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3R/16 आ जाएगा। तो लैम्डा निकालना है आपको, तो लैम्डा बराबर कितना आएगा, 16/3R। उल्टा करो बेटा, क्योंकि 1/λ कितना आया है, 3R/16 आया है, तो लैम्डा कितना आएगा, 16/3R आ जाएगा। तो यानी कि बी आंसर, यानी कि बी आंसर। ठीक है, पढ़ने दो यार, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा यदि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा एनर्जी दे रखी है देखो, अब इस ऐसा जब क्वेश्चन आ जाता है ना बच्चा फंस जाता है। एनर्जी दे रखी है, एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया, क्या पूछ लिया, एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया बच्चा। ऐसे क्वेश्चन को देख के फंस जाता है स्टूडेंट, अब यार ई से एल कैसे निकाले। तो भाई ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम के लिए इस चैप्टर में केवल और केवल एक ही फॉर्मूला है, वो है NH/2π। ठीक है ना। अब आपको इसमें n की वैल्यू चाहिए, अगर n हो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे, तो n यहां से निकालेंगे बेटा। ठीक है, आपको पता है फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है, ये होती है। सेकंड ऑर्बिट में कितनी होती है गुरुजी, ये होती है। थर्ड ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ में कितनी होती है, माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए क्या, तो इसका मतलब ये एनर्जी दे रखी है, मतलब एन कितना है आपका 3, निकाल लिया ना। देखो ऐसे एन का मान पता कर लेना है, तो एल बराबर कितना आएगा, 3h/2π आ जाएगा क्या, बिल्कुल सर आ जाएगा। तो यहां से 3 एच की वैल्यू रखो 6.62 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना बेटा 3.14, है ना। अब कई बच्चे कहते हैं गुरुजी ऐसी कैलकुलेशन आती है ना, तो हमें तो डर लग जाता है और हम बहुत जो है ज्यादा टाइम कंज्यूम कर जाते हैं। तो क्यों करते हो बेटा, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 6.28 आएगा, बिल्कुल आएगा। ऊपर कितना है 6.62, यानी 2 से थोड़ा सा ये ज्यादा आएगा। क्या आएगा बेटा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। समझ में आ गई क्या बात, बिल्कुल सर समझ में आ गई बात। ठीक है, 2 से ज्यादा क्या आएगा बेटा, 1 से ज्यादा आएगा हल्का, है ना। 1 से क्या कर रहा हूं मैं भी, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, समथिंग समथिंग आएगा। तो बेटा क्या करोगे, 3 देखो यहाँ 3 और लिखा है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 3.15 आ जाएगा इंटू 10⁻34, यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी वाला। 2 से ज्यादा नहीं, 6.28 है ना, ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन आप बना सकते हो, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, हाँ अप्रोक्स बनाएगा बनाएगा बनाएगा। बहुत बढ़िया।
चलिए साहब, आग लगी रहनी चाहिए वैसे। चलिए, आर दे रखा है रिडवर कांस्टेंट लाइमन में फर्स्ट लाइन की। अरे फर्स्ट लाइन की निकालनी है भाई, हैं? किसकी निकालनी है बेटा? फर्स्ट लाइन लाइमन। फर्स्ट लाइन कब मिलेगी बताओ? अभी कराया था फर्स्ट लाइन 2 से 1। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन अगर 2 से 1 में हो रहा है तो प्रथम रेखा मिलेगी ना लाइमन की? बिल्कुल सर, अब निकाल लो। लेकिन निकालनी क्या है? तरंग संख्या, वेव नंबर। आपको पता है न्यू बार बराबर वेव नंबर 1/λ होता है। तरंग संख्या न्यू बार बराबर 1/λ। तो देखो बेटा 1/λ न्यू बार, फॉर्मूला क्या था? आर, जेड की जगह 1 कर देता हूं, हाइड्रोजन की बात हो रही है, 1/n1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1/n2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। रख दी फॉर्मूले में वैल्यू, बिल्कुल। तो आर 1 - 1/4 यानी कितना आ जाएगा? 3r/4। तो न्यू बार कितना आ जाएगा बेटा आपका? 3r/4 आ जाएगा। यानी राइट आंसर कौन सा होगा बेटा? बी वाला। कौन सा होगा? बी वाला। तो वेव नंबर क्या होता है? न्यू बार क्या होता है? 1/λ के बराबर होता है। किसके बराबर? 1/λ के बराबर होता है। तो राइट आंसर बिल्कुल बी 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 बी। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, जानदार। अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोजन एटम इफ द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन n = 2 एंड n = 3 ऑर्बिट इज E, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जनता जनार्दन इसका जवाब दो मुझे सोच समझ के अच्छे से। हाँ जी, मैं जल ग्रहण करता हूँ। टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगा एक पानी की बोतल इधर ट्रांसफर की जाए, गला सूख चुका है, ठीक है ना? सर ये फॉर्मूला पूरा बताना, सर ये फॉर्मूला पूरा बताना बेटा। पूरा फॉर्मूला 1/λ बराबर आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये होता है पूरा फॉर्मूला। आर रिडवर कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है, और सेंटीमीटर इनवर्स में 10⁵ होता है, और जेड एटॉमिक नंबर होता है, और न्यू बार बराबर 1/λ होता है। तो अगर वेव नंबर कभी पूछे ने तो फिर न्यू बार बराबर सीधा याद रखना आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये ले बेटा पूरा फॉर्मूला, ठीक है? ये रहा पूरा फॉर्मूला। बहुत बढ़िया। बी बी बी, कोई कह रहा है डी, कोई कह रहा है सी है। अरे यार क्या दिक्कत है? देखो इधर, अच्छा क्वेश्चन है, मैं नहीं कह रहा लल्लू क्वेश्चन है जो ऐसे ही हो जाएगा। यहां पर ये कहा है कि n = 2 और n = 3 में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का अंतर दे रखा है E है ना? एक बात देखना बेटा, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। माइनस का 13.6 Z²/n², ये फॉर्मूला होता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, होता है ना? अब Z को भी हटा दो क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो Z बराबर 1 होगा, ठीक है साहब? तो बचा क्या? माइनस का 13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना? अब बेटा एक बात बताओ, ये भी कांस्टेंट होगा ना? कौन? ये दोनों में आएगा, चाहे सेकंड की निकालो चाहे थर्ड की निकालो, दोनों में आएगा। तो इसको भी मैंने क्या कर दिया? के कह दिया, कोई कांस्टेंट कह दिया के, है ना? तो E बराबर मैं लिखता हूं के, है ना, 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर कर देता हूं मैं, ठीक है? तो E बराबर के, ठीक है? चाहो तो n1 n2 कर लेना, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस माइनस का अंतर आएगा, आपको प्लस में लेना है, ठीक है ना? बस। तो n1 कितना दे रखा है आपने को? 2 दे रखा है, तो 1/4 आ गया, और इधर से 1/9 आ गया। यहां से कितना आ जाएगा बेटा? 9 4 36 आ जाएगा नीचे, और 9 - 4 करके 5 आ जाएगा ऊपर, ठीक है? तो E बराबर 5k/36 आ गया, आ गया, बिल्कुल आ गया। अब आपसे पूछा क्या था उसने? आपसे पूछा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, है ना? तो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो ये जो कांस्टेंट है यहां पर, इस कांस्टेंट को ही आयोनाइजेशन एनर्जी बन जाएगा। ये कैसे? क्योंकि वो -13.6 जो है ना, वो फर्स्ट ऑर्बिट में आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, जिसको मैंने के कह दिया है, ठीक है? तो के बराबर कितना आएगा? 36/5 इंटू ई आ जाएगा, ठीक है? 36 से डिवाइड करो, 35 का 7, और फिर कितना बचा आपका 1, तो 7.2 ई आएगा, समझे? फर्स्ट ऑर्बिट में आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है? माइनस का 13.6, ठीक है? तो उसको मैंने के मान लिया, तो के की वैल्यू जो आएगी उतनी एनर्जी चाहिए आपको, तो इस तरीके से 7.2 ई आएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में n बराबर 2 n बराबर 1 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण काल, देखो टाइम पीरियड वाला मैंने कहा ना, पूछता है टाइम पीरियड वाला, टाइम पीरियड का पूछ लिया बेटा। तो t प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अभी दिखाया आपने, दिखाया ना, बस उसी से। कई बार इस बच्चे इस रिलेशन को भूल जाते हो, तो बेटा ऐसे बना लेना, देखो कैसे बना लेना। टाइम पीरियड क्या होता है, हाँ टाइम पीरियड क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर में लगा समय, टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन, है ना, एक चक्कर में एक साइकिल में लगा समय होता है। और समय का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, दूरी बटा चाल, क्या होता है, दूरी बटा चाल। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक साइकिल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा बेटा, सरकमफ्रेंस परिधि के बराबर तो 2 पाई आर, और स्पीड कितनी बेटा v, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड के बराबर। ऊपर आता है आर, आर में आता है एन स्क्वायर अपॉन जेड, फॉर्मूले में आर के में, रेडियस के में, वेलोसिटी के में आ रहा है जेड अपॉन एन। तो यहां से टी प्रोपोर्शनल क्या बनता है, देखो एन ऊपर जाके एन क्यूब और जेड नीचे आके जेड स्क्वायर। तो टाइम पीरियड का एन और जेड से ये रिलेशन बनता है। अगर कभी भूल जाओ इसको तो ऐसे बना लेना, ठीक है। तो टी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा, एन क्यूब। यहां से क्या पूछा है, टी टू अपॉन टी वन निकालना है, तो बेटा 2/1 का क्यूब, यानी कितना 8⁻1, कितना आ जाएगा बेटा 8⁻1। समझ गए, समझ गए क्या, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए साहब, हम्म, अगला, अगला देखो, नेक्स्ट। हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन की प्रथम वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या दे रखी है, थर्ड की पूछी है, ये लो, r बराबर 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल। फर्स्ट की दे नहीं दे क्या फर्क पड़ रहा है, तीसरी की डायरेक्ट ही निकाल दो ना बेटा। 0.53, n की वैल्यू कितनी हो गई 3, उसका स्क्वायर, और z का मान बेटा 1, ठीक है ना। हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो r बराबर 0.53 इंटू 9 हो जाएगा। सॉल्व करो बेटा, 7 2 45 47 4.77 एंगस्ट्रम, ये लो 4.77 एंगस्ट्रम, राइट आंसर बी, ये लो, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बी बी बी, बहुत बढ़िया। तो 4.77 एंगस्ट्रम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, the ratio of areas with the electron orbit for the first excited state to the ground state for hydrogen atom is, बताओ भाई, किसका रेशियो पूछ लिया बेटा, एरिया का। अब बच्चे फंसेंगे, अब रजिया फंसेगी इन लोगों की कि गुरुजी एरिया का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है ना, है। तो बेटा एक बात बताओ, ऑर्बिट को क्या माना गया था, कैसा माना गया था, सर्कुलर। कक्षाएं कैसी होती है, वृत्ताकार, है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है गुरुजी सर्कल का एरिया, है ना। अब एक बात बताओ, आपको पता है आर प्रोपोर्शनल टू होता है एन स्क्वायर के, आर के फॉर्मूले, रेडियस के फॉर्मूले में क्या होता है, एन स्क्वायर अपॉन जेड, यानी आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो जब ए बराबर पाई आर स्क्वायर है, तो बेटा ए प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 4 बन जाएगा क्या, बिल्कुल सर बन जाएगा। क्यों, आर की जगह आप एन स्क्वायर रखोगे, एन स्क्वायर का स्क्वायर एन की पावर 4। देखो एरिया वाला बना लिया ना तुमने, बना लिया ना। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें फंसा मत करो, है ना। हल्का सा इतना सा बात तो आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलर ऑर्बिट मानी गई थी, ठीक है ना। होती तो एक्चुअल में कैसी है, इलेप्टिकल होती है, दीर्घवृत्ताकार। देखिए सर्कुलर माना गया था तो बेटा सर्कल का ये होता है। तो एरिया का रिलेशन आ गया एन से। अब क्या करना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब एक बात और सुनो भाई, हमेशा ध्यान रखना बेटा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होगा n बराबर 2। देखो आपके ऐसे 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 ऐसे, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। ये जो n बराबर 1 है ना बेटा, ये इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। सुन लेना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। इसको कहते हैं मूल अवस्था या जमीनी अवस्था, ठीक है, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। या हम इसको बोलते हैं लोएस्ट एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं,
लोएस्ट एनर्जी लेवल निम्नतम, निम्नतम बोलते हैं बेटा। तो कहीं भी वर्ड आ जाए निम्नतम, इसका मतलब n बराबर 1। कहीं भी स्टेट लिखा जाए ग्राउंड स्टेट, मतलब n बराबर 1। यहां से इलेक्ट्रॉन जब चाहता है दो में, ये कहलाती है आपकी फर्स्ट एक्साइटेड, पहली उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित वर्ड अगर कहीं भी आ जाए बेटा तो ऐसे मत समझ जाना कि फर्स्ट एक्साइटेड मतलब n बराबर 1, नहीं बेटा, n बराबर क्या 2। दूसरी उत्तेजित अवस्था मतलब n बराबर 3, ये तीसरी वाली क्या कहलाएगी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। बहुत बच्चे गलती करते हैं न्यूमेरिकलों में, हैं। उत्तेजित अवस्था की बात हो, पहली उत्तेजित अवस्था मतलब n बराबर 2, दूसरी उत्तेजित अवस्था मतलब n बराबर 3, तीसरी उत्तेजित अवस्था एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 4। एक बढ़ाना है, एक बढ़ाना है, ठीक है ना, है जी, हाँ जी, हाँ जी, समझे ना, ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है बेटा। तो यहां पर देखो एक तो बात हो रही है n बराबर 2 की, और एक बात हो रही है n बराबर 1 की। अब एरिया का रेशो निकालना है, तो a1 अपॉन a2 बराबर क्या करोगे बेटा, 2 और ये 1, इसकी पावर 4 यानी 16⁻1, ठीक है, यानी राइट आंसर जाएगा ए वाला। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, अच्छा क्वेश्चन था। लाओ चाय का सेवन करेंगे कॉफी वाले कप में, ठीक है, चलिए साहब, मजा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है गुरुजी। जी सर जी, समझ गए बेटा। ये गलती मत करना भाई, ये एक्साइटेड वाली बहुत बच्चे करते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n बराबर 1 कर देते हैं, गलती मत करना बेटा। मैंने इतने डिटेल से समझाया ना, अब अगर गलती कर दी तो लपोड़ पड़ेगी सपने में आर, है ना, ऐसी गलती मत करना। चलो साहब अगला क्वेश्चन दिखा देता हूं, मैं थोड़ा सा चाय का सेवन करता हूं जब तक इसका जवाब। अगला क्वेश्चन जवाब दो जनता जनार्दन, बिल्कुल, हाँ जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बतानी है आपको, किससे रिलेट करवा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी से। अरे भाई एक रिलेशन पढ़ा इक्वल टू माइनस का काइनेटिक एनर्जी, पढ़ा सर। एक रिलेशन पढ़ा इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, बिल्कुल सर। अगर मैं बात को इस ई की जगह क्या काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल, तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूं इन दोनों से, देखना ई काइनेटिक एनर्जी के बराबर है ना, है ना, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा के बराबर है, तो इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी लिख दो, तो पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 यानी क्या होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होती है। पोटेंशियल एनर्जी की क्या होती है, हाफ होती है, डी 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 डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा दूं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, बताइए। डी डी डी, इसमें डी कह रहे हैं, ये लपोड़ पड़ेगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी कब से नेगेटिव होने लग गई भाई, हैं, डी कह रहे हैं, बताओ। अरे भाई फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, क्या होती है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ई बराबर क्या होता है, माइनस का काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, माइनस का ई, माइनस का ई मतलब प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक नहीं होती ना मेरे लालो, कहां से डी कर रहे हो तुम लोग, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होती है क्या, अरे सपना कुमारी क्या कर रही है बेटा, डी क्यों कर रही है, हैं, डी क्यों कर रही है बेटा, ऐसे गलती करोगे क्या तुम लोग यार, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है, सीखो इन चीजों को। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी एन शेल ऑफ एलिमेंट एटॉमिक नंबर Z1 इज L1। ओके ओके ओके, ठीक है, मैंने तो पढ़ लिया भाई। N1 में एंगुलर मोमेंटम दे रखा है, Z2 में L2 दे रखा है, L2 ग्रेटर देन L1 है। आपसे ये पूछा है N1 और N2 या Z1 Z2 में क्या संबंध होगा। अरे क्या बात है भाई, L बराबर NH अपॉन 2 पाई होता है, हाँ जी बेटा यही होता है ना। अब देखो L प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, L प्रोपोर्शनल टू आता है N के, है ना, H अपॉन 2 पाई तो कांस्टेंट हो गया, तो L प्रोपोर्शनल टू N। L का Z से कोई लेना देना नहीं है, एटॉमिक नंबर से कोई लेना देना नहीं है, नहीं है L का, है क्या, फॉर्मूले में Z है क्या, नहीं है। तो L का रिलेशन जो बनेगा केवल N से बनेगा, Z से नहीं बनेगा, तो Z वाले ऑप्शन काट दो, ये काट दिए, कट गए, कट गए गुरुजी। हाँ
अब देखो बेटा L2 ग्रेटर देन L1 है तो N2 ग्रेटर देन N1 होगा, क्योंकि L प्रोपोर्शनल टू क्या है, N है। ये लो साहब, तो यहां पर L2 ग्रेटर देन L1 कह रखा है, तो यहां पर ए वाला ऑप्शन आ जाएगा, N2 ग्रेटर देन N1। ठीक है, ठीक है, समझे क्या? बिल्कुल सर समझ गया सर, आप कतई जहर पढ़ा रहे हो, हैं पक्की बात? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, तो इसका राइट आंसर आएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ओमेगा इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम, देन यदि nवीं कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन की गति ओमेगा है तो क्या होगा? ओमेगा और एन का संबंध बताना है आपको, बताओ। बहुत बढ़िया, चलिए साहब लगे रहो, लगे रहो। अगले क्वेश्चन का जवाब एल की जगह अब ओमेगा से रिलेट करना है एन को। हाँ जी, करें क्या? हाँ जी करते हैं। एल बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, ये रिलेशन सबको आता है, आता है सर जी। और 11th फिजिक्स में एक फॉर्मूला आता है एल बराबर आई ओमेगा। क्या आता है बेटा? एल बराबर आई ओमेगा, जहां पर आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। आई क्या होता है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व आघूर्ण होता है। क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण। 11वीं क्लास में आता है बेटा ये, है ना, 11th में। ठीक है, और आई इक्वल टू क्या होता है बेटा? एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर जरा देखो, एल की जगह मैंने आई ओमेगा रख दिया, तो आई ओमेगा बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, ये बन गया। आई की जगह मैंने एम आर स्क्वायर रख दिया, ठीक है साहब, ये बन गया। अब जरा देखो बच्चा, हमें रिलेट करना है ओमेगा और एन को, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको हटाओ, है ना। रेडियस के फॉर्मूले में आर प्रोपोर्शनल टू आता है एन स्क्वायर के, तो यहां पर आर स्क्वायर है तो एम, इसकी जगह मैं क्या N4 कर दूं क्या? हाँ, आर स्क्वायर है बेटा, आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो इसकी जगह N4 कर दो, इधर ओमेगा कर दो, इधर एन एच अपॉन 2 पाई है, एक एन से एक एन चला गया, अब बाकी का कांस्टेंट हो गया ये, तो एन क्यूब इंटू ओमेगा बराबर कांस्टेंट, यानी ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1/n³। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा आपका डी वाला। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है भाई, बहुत ही लाजवाब। ठीक है, बहुत ही लाजवाब। चलिए भाई, क्वेश्चन देखिए बेटा, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन N1 से N2 में जा रहा है, बहुत बढ़िया। टाइम पीरियड जो है वो N2 की तुलना में, अच्छा N1 में इलेक्ट्रॉन की समयावधि अंतिम अवस्था N2 की तुलना में 8 गुना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रखा है कि N2 का जो टाइम पीरियड है ना, उसकी तुलना में 8 गुना है किसका? N1 का। ये रिलेशन है बेटा, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल। द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स ऑफ द फाइनल स्टेट, बिल्कुल यही है। तो पॉसिबल वैल्यू पूछी है N1 और N2 की आपसे, तो महाराज 8, ये T प्रोपोर्शनल टू N³ अपन ने अभी एक रिलेशन बनाया था सर, बिल्कुल बनाया था। तो यहां से सर हम क्या लिख सकते हैं? TN2 अपॉन TN1 बराबर क्या लिख सकता हूं बेटा? N2 अपॉन N1 का क्यूब लिख सकता हूं। ठीक है, बिल्कुल सर लिख देंगे। तो N2 अपॉन N1 बराबर क्या लिख सकता हूं बेटा? TN2 अपॉन TN1 और उसकी पावर 1/3। इधर से क्यूब हटाए तो इधर पावर 1/3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो N2 अपॉन N1 जब निकालेंगे तो TN2 तो आप एज इट इज रखे रहने दो, और TN1 की जगह क्या लिख दोगे? 8 TN2 लिख दोगे, ये दे रखा है आपको, है ना। ठीक है, यहां से बेटा क्या आ जाएगा? 1/8 की पावर 1/3 आ जाएगा, यानी कि N2 अपॉन N1 जो है वो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, है ना। यानी कि N1 अपॉन N2 अगर हम निकालेंगे तो 2/1 आएगा, उल्टा उल्टा। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर N1 अपॉन N2 जो है वो आपका
N2/N1 जो है उसका रेशियो 2:1 किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, ये आ रहा है बी वाले में। किस में आ रहा है, इसमें देखो 4/2 यानी कि कितना आ जाएगा 2:1। ये लो, का राइट आंसर आएगा ये वाला। ठीक है, बिल्कुल सर ठीक है, बिल्कुल सर ठीक है। ठीक है, क्लियर, इस तरीके से आंसर निकालेंगे। ठीक है ना, तो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन था। रिलेशन ध्यान रखना, टाइम पीरियड वाला बहुत बार आता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। An electron revolves around a nucleus of charge Zi in order to excite the electron from the state n बराबर 2 to n बराबर 3. The energy required is 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, then Z is equal to। बहुत बढ़िया, लाजवाब। E का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का 13.6 Z²/n², यही होता है। अब उसने ये कहा है कि 2 से किधर चला जाता है, 3 में चला जाता है, उसके लिए ऊर्जा इतनी चाहिए। तो कौन सी बड़ी बात है बेटा, डेल E बराबर En2 माइनस En1। ठीक है, तो डेल E ये आपको दे रखा है 47.2, है ना। इधर देखो बेटा, En2 के और En1 में दोनों में माइनस का 13.6 आएगा, उसको मैंने बाहर रख लिया। यहां पर लिखेंगे 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। ठीक है साहब, तो 47.2 इक्वल टू माइनस का 13.6, और यहां पर जरा n2 की बात करें तो कितना हो जाएगा 3, और n1 कितना हो जाएगा आपका 2। ये रहा, 2 से 3 में जा रहा है। ठीक है साहब, तो यहां पर ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर 9, और इसका ये हो गया 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, साथ में यहाँ Z² भी तो आएगा मेरे लालो, है ना। Z² भी तो आएगा, फॉर्मूले में है ना Z², तो इधर बाहर की तरफ Z² लिखते चलो। तो यहां से 47.2 इक्वल टू माइनस का 13.6, इधर आ गया ये आपका 36। ये कितना आएगा 999 का कितना आ जाएगा बेटा 4, और इधर कितना आ जाएगा बेटा ये Z²। सही है क्या, पक्की बात, बिल्कुल सर सही है। तो ये बनेगा आपका, माइनस आएगा इधर -5, प्लस हो गया तो 13.6 इंटू 5/36 इंटू Z²। तो जरा देखो Z² बराबर कितना आया, 47.2 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू 5। ठीक है, काफी अच्छी कैलकुलेशन बन गई, बन गई क्या। ठीक है साहब, बन जाने दो, तो कौन सी बड़ी बात है, करते हैं इसका भी तामझाम। ठीक है, कैंसिल आउट करते पहले, ये कितनी बार जाएगा 6, और ये कितना जाएगा बेटा 8, 6.8। बहुत बढ़िया, तो 18 कर देता हूँ। बिल्कुल साहब, अप्रोक्स बना दूं क्या, अप्रोक्स, अप्रोक्स बना दूं क्या। इसका 3.4 करते हैं, इसका कितना हो जाएगा 23.6 हो जाएगा। ठीक है, और इसका करते हैं, और खात्मा खत्म करते हैं, ये आ गया 1.7। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा कितना 11.8 आ जाएगा। ठीक है, 1.7 इधर 10 से कर देंगे, इसका पूरा ही सॉल्व करते लाओ यार, काफी अच्छी कैलकुलेशन बन गई ये तो। ठीक है, 1.7 इंटू 5। ठीक है, चलो नीचे तो आएगा आपका 8.5। ठीक है, और ऊपर आएगा आपका 18 इंटू 11.8। ये करना है 4 6। कैलकुलेशन बन गई, पॉइंटों में कैंसिल आउट भी नहीं हो रही। 118 और 18 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 6 8 से कितना आएगा ये 14 1 8 9, ये लो, ये 8 1 1 4 2, इसके बाद ये कितना आ गया 1 गया आपका, तो 3 9 2 11 ये 2। ठीक है, पॉइंट लगा दो इधर, ये आ जाएगा तो 212.4। अरे ये अप्रोक्स बनाता हूँ, देखो 200 हो गया ना ये, और 25 अप्रोक्स आएगा, ये 25 आ जाएगा, करके देख लेना। 25 इंटू 8 200 बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है। तो Z² बराबर कितना आ रहा है 25, तो Z बराबर कितना आएगा बेटा 5। ठीक है,
कैलकुलेट कर लेना बेटा, थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन बनी है इसमें, क्योंकि एग्जैक्ट क्या कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए। तो यहाँ पर 8.5 से इसको 212.4 को डिवाइड करोगे 8.5 से, तो अप्रोक्सीमेटली 25 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 25 इंटू 8 करते 25 इंटू 8 तो 200 आता है, बिल्कुल आ जाएगा। तो जेड बराबर कितना आएगा 5, यानी इसका आंसर क्या होगा, सी वाला। नेक्स्ट बताओ क्या है, क्या है क्वेश्चन में पढ़ो। As per the Bohr model, the minimum energy required to remove an electron from the ground state of double ionized Li atom, ओहो किसकी बात हो रही है, Li एटम की बात हो रही है। Z इक्वल टू कितना बेटा 3, एटॉमिक नंबर 3 हो गया ना, परमाणु क्रमांक। और कौन सी स्टेट में बात हो रही है, ग्राउंड स्टेट, यानी n बराबर 1। वहां से क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो एनर्जी कितनी होगी पहले तो वो निकाल लो, है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो E बराबर -13.6, जेड की वैल्यू 3 का स्क्वायर, एन की वैल्यू 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी E बराबर कितना आएगा -13.6 इंटू 9, यानी E बराबर कितना आएगा बेटा -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इसको प्लस में दे दें अगर, तो भैया रिलीज हो जाएगा ना। तो E आयोनाइजेशन अगर अपन निकालते तो ऐसे तो निकालते हैं, E इनफाइनाइट माइनस ई एन, ई इनफाइनाइट क्या होती है 0, तो ई आयन बराबर क्या होता है बेटा माइनस का ई एन, तो बेटा माइनस और माइनस का 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कितना आ जाएगा प्लस का 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो राइट आंसर कौन सा आएगा, डी वाला आएगा। कौन सा आएगा बेटा, डी वाला आएगा, समझ गए क्या, बिल्कुल। हाइड्रोजन आयन की पहली उत्तेजन अवस्था में उत्तेजन ऊर्जा ये है, तो भैया ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी बताइए। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी दे रखी है, आपसे ग्राउंड स्टेट में पूछी है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए बतानी है, बताओ कितनी एनर्जी होगी। जनता जनार्दन जवाब दो क्वेश्चन नंबर 39 का। सिलेबस चेंज हुआ या नहीं किसका, अरे आरो सिंह बता तो दिया बेटा, एम्स पैरामेडिकल के लिए है, ठीक है। सर डबल आयोनाइज्ड का मतलब क्या है, नीट एस्पिरेंट्स ये बोल रही है, तो बेटा सुनो नीट वाले भाई साहब, 2He4 ये होता है हीलियम, इसमें प्रोटॉन कितने 2, न्यूट्रॉन कितने बेटा 2, इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 2, ठीक है, समझ में आ गई क्या बात। अब अगर आपने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवा दिया, क्या करवा दिया बेटा रिलीज, इसका मतलब आप क्या बना दिए He2+, तो ये जो He2+ है इसको बोला जाता है डबल आयोनाइज्ड, क्योंकि आयोनाइजेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी ऑर्बिट, यानी कि वृत्ताकार कक्षा से इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना। तो आपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया ना बेटा, तो डबल आयोनाइज्ड हो गया ना। अगर एक निकालते तो सिंगल आयोनाइज्ड, एकल आयनित होता, द्विआयनित मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन थे दोनों बाहर निकाल दिए एटम से, किससे हीलियम एटम से, इसलिए बोलते हैं डबल आयोनाइज्ड। समझ गए बेटा, ये था बेटा। अब समझ में आ गई होगी बात कि ये क्या होता है डबल आयोनाइज्ड का मतलब। और डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम है ना, इसी को क्या कहते हैं बेटा एल्फा पार्टिकल कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं मेरे लाल एल्फा कण कहते हैं, ध्यान रखना ये He2+ है ना, इसी को एल्फा पार्टिकल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए साहब अब क्वेश्चन पर आ जाइए, वापस से क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये जिस बच्चे ने पूछा उसका जवाब दे दिया, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन ही गायब हो गया। हाँ जी लो आ गया दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो जनता जनार्दन जवाब दो। क्या, अरे इसमें क्या है भाई, पहली उत्तेजित अवस्था में दे रखा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कब आती है बताओ, कब आती है पहली उत्तेजित अवस्था, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है 1 से 2 में, यही है ना बेटा, यही है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ये होता है तब। तो जरा देखो यहां पर E इक्वल टू माइनस का 13.6, ठीक है, और 1 से 2 में जाएगा, बिल्कुल सर जाएगा 1 से 2 में, ठीक है। तो n1 और n2 का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर कर लो, तो माइनस का 13.6, यहां से 1 माइनस 1/4 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 13.6, और यहां पर कितना आ जाएगा आपका, देखो यहां पर एक बच्चा गलती बताऊं क्या करेगा, हाँ Z² और लगा लेना यहां पर, बताऊं क्या, वो सोचेगा उसने हाइड्रोजन लिख रखा है, नहीं लिख रखा भाई, हाइड्रोजन जैसा आयन लिख रखा है ना, हाइड्रोजन जैसा आयन लिख रखा है। कहीं बच्चा सोचे
गुरुजी इसका आंसर तो ये हो गया ना बी वाला, हाइड्रोजन की बात हो रही है, ग्राउंड स्टेट में पूछ रहा है, उसमें तो सर प्लस का 13.6 होता है ना, तो बी लगा दो ना, ये क्या करने लग रहे हो आप? ना 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 ना, मैंने लिख रखा है हाइड्रोजन जैसा आयन है भाई, उसने ये नहीं कहा हाइड्रोजन ही है। अगर हाइड्रोजन ही होता ना तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा ग्राउंड स्टेट में 13.6 होती है ना, सीधा यही लगा देते। क्लियर? हाँ सर पढ़ लो, क्या पढ़ लो, ठीक है, क्लियर है ना? तो ये मत लगा देना, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो 3/4 जेड स्क्वायर, और ये एनर्जी कितनी दे रखी है 40.8, ये दे रखी है क्या? बिल्कुल सर दे रखी है। तो यहां से देखो जेड स्क्वायर बराबर, माइनस को तो हटा लेना, 40.8 इंटू कितना आएगा 4 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 13.6 इंटू 3, यही आएगा क्या? बिल्कुल सर यही आ जाएगा। यहां से जेड निकालो आप पहले, तो निकालो निकालो निकालो, 4 से 3.4, ठीक है, और ये आ गया आपका 40.8 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2, ठीक है, 2 2 2, और इधर आ जाएगा 3 3 9 और 1 10 10.2, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा बेटा 4, कितना आएगा 4, तो जेड स्क्वायर बराबर कितना आया 4, जेड बराबर आ गया कितना 2। तो अब आपने निकाल लिया एटॉमिक नंबर भी, क्योंकि एटॉमिक नंबर नहीं होगा जब तक आप एनर्जी नहीं निकाल सकते। आप फॉर्मूला लगाओ, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा माइनस का 13.6, जेड की वैल्यू कितनी आई 2, 2 का स्क्वायर 4, और ग्राउंड स्टेट पे बात कर रहा है तो एन बराबर 1, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके माइनस का 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस के कारण तो जुड़ा रहेगा, अगर इस एनर्जी को प्लस में दे देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, रिलीज हो जाएगा। यही है ना बात, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर बी वाला, ए वाला है बेटा, बी मत कर जाना क्योंकि उसने हाइड्रोजन नहीं लिखा है। हाँ जी, क्लियर है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं कि गुरुजी हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट में पूछी ना, डायरेक्ट लगाए बगैर सॉल्व करे 13.6। अरे भाई हाइड्रोजन जैसा एटम आयन कहा है उसने, हाइड्रोजन नहीं कहा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, जनता जनार्दन पटेल जवाब दे। क्वेश्चन ये कह रहा है 4 से 2 में जाएगा भाई इलेक्ट्रॉन, तो तरंग संख्या, क्या बात है, न्यू बार बराबर 1/λ, यही तो होता है आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो न्यू बार बराबर कितना आएगा बेटा, देखो आर है ना, जेड तो हाइड्रोजन की बात हो रही है, 1 हो गया, हटाओ, कहां जा रहा है 4 से 2 में, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है जी, हो गया क्या? बिल्कुल सर। तो न्यू बार बराबर आर 1/4 1/16, ठीक है, कितनी बार कर लिया ये आर, यहाँ पर ये 16, ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 1, यानी न्यू बार कितना आएगा 3r/16। ये हो गया सॉल्व, खत्म, टाटा बाय बाय, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, सी, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर बढ़े जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज दिस, ओके, कितनी दे रखी है, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे क्या पूछ लिया, एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया है, क्या पूछ लिया, एंगुलर मोमेंटम। अब देखो तुम फंस जाते हो, गुरुजी ई और एल का संबंध कैसे बनाए, तो संबंध बनाने के लिए भी आपको पता है एल बराबर NH/2 होता है। अगर एन की वैल्यू आपको पता चल जाए तो इस फॉर्मूले में एन की जगह वैल्यू रख के और सोल्व कर लोगे। तो आपको ये भी तो पता है ना बेटा, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस ऑर्बिट में होती है एनर्जी, सेकंड में होती है कि नहीं होती? फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी होती है, फर्स्ट ऑर्बिट में माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड ऑर्बिट में कितनी होती है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑर्बिट में कितनी होती है माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ ऑर्बिट में कितनी होती है माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जनरली ये चार की तो ध्यान रखना ताकि क्वेश्चन करने में आसानी रहे। तो आपने देखा एनर्जी कितनी है 3.4, एन बराबर कितना हो गया 2, तो एल बराबर कितना 2h/2 यानी कि ये गया 2 से 2, ठीक है, यानी कि एल बराबर h/पाई। एच की वैल्यू कितनी है बेटा 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34, यही होता है प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू। पाई की वैल्यू 3.14, इसका देखो जस्ट दुगना होगा 6.28, लेकिन ये 6.62 है तो 2 से ज्यादा आएगा, तो 2.1 के आसपास आ जाना चाहिए, करके देख लेना, ऐसे अप्रोक्स आंसर भी निकाल सकते हो।
तो 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड इसकी यूनिट होती है। समझ गए क्या बेटा? तो ई दे रखा हो, एल पूछा हो, एन का मतलब पता करना और फिर वैल्यू रख देना। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सी 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 सी। चलिए साहब, डी और ए कहाँ कर रहे हो यार? ये ए है, ए कहाँ सी में लाइन लगा दी तुमने? ए है भाई, कहाँ सी में लाइन लगा दी तुमने यार, बताओ तो सही। ए है बेटा, ए है ना, गलती नहीं करते मेरे लालो। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त की जा सकने वाली सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य। देखो अब वेवलेंथ पूछी है, मिनिमम वेवलेंथ पूछी है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, और आपको एक बात पता होनी चाहिए, मैंने बार बार कहा है, मिनिमम वेवलेंथ जो मिलती है वो कहां से मिलती है? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, कहां से बेटा? इनफाइनाइट से। जब भी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है, कहां से बेटा? इनफाइनाइट से। तब कौन सी मिलती है? मिनिमम। अब पूरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बात हो रही है, तो उसमें बेटा कौन सी सीरीज में मिलेगी? लाइमन में। किसमें? लाइमन में। तो लाइमन में मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है इनफाइनाइट टू वन। कहां से हो रहा है? इनफाइनाइट टू वन, है ना? क्लियर है क्या? बिल्कुल सर क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इसका मतलब इनफाइनाइट से एक में है। मिनिमम पूछे तो इनफाइनाइट से, मैक्सिमम पूछे तो जस्ट ऊपर वाली, जैसे लाइमन की मैक्सिमम कब मिलेगी? 2 से 1 में, है ना? पामर की कहां मिलेगी? 3 से 2 में। फर्स्ट लाइन बतानी बेटा, मैक्सिमम के लिए क्या बतानी है आपको? मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ ले तो फर्स्ट लाइन बतानी है आपको हमेशा, प्रथम रेखा बतानी है। कौन सी रेखा? प्रथम रेखा, अधिकतम के लिए उस सीरीज की। और मिनिमम की पूछे तो इनफाइनाइट से। तो अब लगा लो भाई, 1/λ बराबर आर, हाइड्रोजन की बात है, जेड की वैल्यू 1, 1/n1 का स्क्वायर, n1 कितना? 1 का स्क्वायर, इधर कितना बेटा? n2 इनफाइनाइट का, 1/λ बराबर आर, यही आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। क्यों? 1/इनफाइनाइट क्या होता है बेटा? 0। ठीक है, तो 1 - 0 1 हो गया, तो ये आ गया। तो लैम्डा बराबर क्या आ गया? 1/r। 1/r की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, यही होती है क्या? बिल्कुल सर, यही होती है ना? अब देखो जरा, मीटर में दे रखी है क्या? नहीं। एंगस्ट्रम में दे रखी है, कोई बात नहीं बेटा। तो 10 की पावर -7 मीटर आएगा क्या? इसको सॉल्व करने पर ऊपर जाएगा तो पावर -1 मीटर इनवर्स मीटर हो जाएगा। और इसको मैं बेटा 1000 एंगस्ट्रम लिख सकता हूं। इसको मैं 1000 एंगस्ट्रम लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखो 1000 एंगस्ट्रम का मतलब 10 की घात -10, 10 की पावर -10, तो ये क्या 10 की पावर 7 ही आएगा क्या? बिल्कुल -7, बिल्कुल सर -7 ही आएगा। 10 की पावर 3, 10 की पावर -10 प्लस 3 -10 -7, तो यही तो आ रहा है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? ए वाला। कौन सा जाएगा बेटा? ए वाला जाएगा। बहुत बढ़िया, ए करने वाले बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, हाँ। चलिए साहब, ए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे जनता जनार्दन। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज 5.3 10 की पावर -11, आफ्टर कॉलिजन विद एन इलेक्ट्रॉन इट इज फाउंड टू रेडियस ऑफ दिस। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन ऑफ द फाइनल? ग्राउंड स्टेट में रेडियस ये है, से टकराने के बाद इसकी रेडियस ये हो जाती है। क्वांटम नंबर बताना है। कौन सी बड़ी बात? आर प्रोपोर्शनल टू होता है एन स्क्वायर के। ठीक है, तो गुरुजी क्या करें? गुरुजी क्या करें? गुरुजी ये करेंगे कि एन प्रोपोर्शनल टू आर की पावर हाफ लिख सकता हूं ना फिर इससे। बिल्कुल साहब, ठीक है। तो n2/n1 बराबर क्या आएगा? क्या आएगा गुरुजी? R2/R1 की पावर हाफ। बन गया रिलेशन? बिल्कुल बन गया। R2 कितना दे रखा है? R2 ये रहा आपके पास, 21.2 इंटू 10 की पावर -11। R1 कितना है? 5.3 इंटू 10 की पावर -11, और उसकी पावर हाफ। ठीक है, और ये n2/n1, n2/n1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पर जरा देखना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा 4 बार। हो गया क्या? बिल्कुल सर, 5.3 से 4 बार, और पावर तो वैसे कैंसिल आउट, यानी इसकी पावर हाफ। 4 का अंडर रूट कितना होता है बेटा? 2। तो n2/n1 बराबर कितना आया? 2 आया।
अब N1 कितना है आपका, N2 बराबर 2N1 आया ना। N1 क्या कह रखा है, ग्राउंड स्टेट लिख रखा था, देखो कहीं ये लिख रहा ग्राउंड स्टेट जमीनी अवस्था, तो यहां से N2 बराबर 2 इंटू 1 यानी कितना आएगा 2, यानी N2 कहाँ पे जा रहा है बेटा, अंतिम अवस्था फाइनल स्टेट कहाँ है, 2 पर है, 1 से कहाँ जा रहा है, 2 पे जा रहा है, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी ऑफ फोटोन रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, क्या क्वेश्चन है भाई, आयनीकरण ऊर्जा दे रखी है, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन पहली उत्तेजित अवस्था, ओके, कहाँ आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, मतलब n बराबर 2 से इलेक्ट्रॉन आ रहा है n बराबर 1 में, ठीक है। तो अरे यार लल्लू सवाल है, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, n बराबर 2 में कितनी एनर्जी होती है बताओ, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी होती है, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होती है क्या है जी। n बराबर 1 में कितनी एनर्जी होती है, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होती है क्या। इलेक्ट्रॉन किधर से आ रहा है, 2 से 1 में, ये n बराबर 2, इससे किस में आ रहा है, n बराबर 1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पूछा है जो एनर्जी रिलीज होगी वो किसके रूप में होती है, फोटोन के रूप में, अकॉर्डिंग टू थर्ड एजम्पशन। तो ये एच न्यू कितना होगा, फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो बेटा एनर्जी निकालेंगे तो En2 माइनस En1 ही तो करेंगे ना, करेंगे ना, तो En2 कितना, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, ये बहुत बढ़िया, यानी कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कितनी एनर्जी होगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, समझे क्या, है ना। सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी इतनी होती है, फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी इतनी होती है, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, उतनी एनर्जी का क्या रिलीज होगा, फोटोन रिलीज होगा। किसने कहा था, निल्स बोर ने कहा था, कौन सी अभिव्यक्ति में कहा था, तीसरी में कहा था, बिल्कुल 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 10.2, बिल्कुल सी 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 सी। ओके अगला, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आ रहा है, आपको बताना है फ्रीक्वेंसी, बहुत बढ़िया, कोई बड़ी बात नहीं है, इधर 3 से 2 में आ गया क्या, 2 में, 3 से 2 में, बिल्कुल साहब। तो इसके लिए लेमडा निकाल लो, 1/λ बराबर r, 1/n1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यही तो है फॉर्मूला, r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, तो r 1/4 1/9, ठीक है, कितना आएगा r, कितना आएगा 36, कितना आएगा 9, कितना आएगा 4, ठीक है, यानी 1/λ बराबर 5r/36 आ गया क्या, बिल्कुल। पूछा क्या है, फ्रीक्वेंसी पूछी है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, c/λ, c तो है ही, लैम्डा की जगह 1/λ की जगह रख दो 5r/36, यानी कि न्यू बराबर कितना आएगा 5rc/36, ये लो साहब, राइट आंसर कौन सा होगा, डी वाला होगा, ठीक है। चलिए साहब, बिल्कुल 5-7 क्वेश्चन ही और बचे हैं, चलिए साहब आ जाइए, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन और बामर सीरीज के अनुरूप सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य, देखो अब किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मैक्सिमम वेवलेंथ की, किसकी बात है, मैक्सिमम वेवलेंथ की बात हो रही है। अब देखो मैंने अभी कहा था किसी भी सीरीज में अगर मैक्सिमम की बात करें तो कौन सा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन दिखाना है, फर्स्ट लाइन वाले का, प्रथम रेखा वाले का। तो मैक्सिमम वेवलेंथ लाइमन में कब मिलेगी, जब इलेक्ट्रॉन आता है 2 से 1 में। बामर में कब मिलेगी बेटा, जब इलेक्ट्रॉन आता है 3 से 2 में। फर्स्ट लाइन बतानी है ना बेटा, फर्स्ट लाइन, कौन सी लाइन, फर्स्ट लाइन मैक्सिमम के लिए, और मिनिमम के लिए इनफाइनाइट से, कहां से बेटा, इनफाइनाइट से। तो यहां पर निकालते हैं, चलिए साहब, 1/λ1 बराबर r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, यानी 1/λ1 बराबर कितना आ जाएगा, 3r/4 आ जाएगा, करके देख लेना, 1 माइनस 1/4 3r/4, यानी λ1 कितना आ गया बेटा 4/3r, आ गया क्या, बिल्कुल सर आ गया। इसके लिए वेवलेंथ निकालते हैं, तो 1/λ2 r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा r, हाँ जी 1/4 माइनस 1/9, यानी कि आ जाएगा 5r/36, करके देख लेना, क्यों बहुत बार कर चुके हैं ट्रांजिशन के लिए।
हाँ जी, तो यहां से लैम्डा 2 कितना आ गया आपका, लैम्डा 2 आ गया 36/5R। अब आपसे क्या पूछा है बेटा, इन दोनों का रेशो, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, लैम्डा 1 कितना है 4/3R, लैम्डा 2 कितना आया 36/5R, तो 5R ऊपर चला जाएगा, 36 नीचे आ जाएगा, R से R गया, 4 से 9 गया, यानी कि 5/27 है। बिल्कुल, क्या आएगा बेटा 5/27, यानी कि राइट आंसर आएगा ए वाला, है जी, ठीक है ना। चलिए साहब, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं, फिर मैं भी क्लास को खत्म करता हूं। ठीक है साहब, देखो अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार कौन सी शर्त को पूरा करती है? अरे यार इसमें क्या है, सेकंड अजम्पशन एल बराबर NH/2 होता है क्या? बिल्कुल सर होता है। और एल बराबर क्या होता है, MVR होता है ना? बिल्कुल सर होता है, एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला ये होता है, तो MVR बराबर NH/2। सेकंड अजम्पशन निल्स बोर की है जी, द्वितीय अभिकृति निल्स बोर की, है ना, वही है ना बेटा? बिल्कुल सर वही है, बिल्कुल सर वही है। तो भाई साहब ये ऑप्शन आपका गया राइट, टिक फर्स्ट सी ऑप्शन। चलो साहब अगला क्वेश्चन, वही है बेटा, Li एटम के ग्राउंड स्टेट में से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, मतलब क्या पूछ लिया, Li के लिए, Li के लिए ग्राउंड स्टेट किसमें बेटा, ग्राउंड स्टेट, है ना, यानी कि जमीनी अवस्था, मतलब n बराबर 1, है ना, n बराबर 1 में क्या पूछ लिया, आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ ली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या पूछ ली बेटा, आयनन ऊर्जा पूछ ली, क्या पूछ ली, आयनन ऊर्जा। ठीक है, उसने आयनन ऊर्जा डायरेक्ट नहीं लिखा, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से उसने ये पूछा है आपसे। तो भाई साहब पहले तो एनर्जी निकालो, E1 बराबर -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होता है क्या, यही होता है सर। तो E1 बराबर -13.6, Z की वैल्यू किसकी बात हो रही है, Li की, Z का स्क्वायर 9 कर दूं क्या, 3 का स्क्वायर 9 डायरेक्ट करते हैं, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी E1 कितना आएगा, वो -13.6 × 9, यानी कितना आएगा बेटा, माइनस का 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना, आ जाएगा। अब यहां से रिलीज करवाना है, तो इतनी एनर्जी किस में दे दे, प्लस में दे दे क्या, है जी, तो रिलीज हो जाएगा क्या, बिल्कुल सर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अपन अगर फॉर्मूले से करने जाते तो ई आयन बराबर क्या होता है, ई इनफाइनाइट माइनस ई एन होता है, ई इनफाइनाइट आपका 0 होता है, तो ई आयन बराबर क्या आएगा बेटा, माइनस का ई एन, माइनस का ई एन यानी माइनस माइनस का 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कितना आ जाएगा, प्लस का 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो है पूरा प्रोसीजर से, है ना, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी हो तो उस एनर्जी लेवल में जितनी एनर्जी माइनस में ना उतना प्लस में कर दोगे तो आपका आंसर आएगा डायरेक्ट, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही बता देना, इसका राइट आंसर डी वाला होगा, डी 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 डी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला, अगला, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड टू सेकंड एक्साइटेड, ध्यान रखना, थर्ड एक्साइटेड टू सेकंड, तो भाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 3 से 2 मत लगाना, क्या लगाओगे बेटा, 4 से 3, पहला ट्रांजिशन हो रहा है 4 से 3, ठीक है, क्योंकि थर्ड एक्साइटेड स्टेट किसके लिए आएगी, 4 के लिए, n बराबर 4 के लिए, हाँ जी, सेकंड किसके लिए आएगी, 3 के लिए, बता चुका हूं ये बात आज की क्लास में। फिर सेकंड एक्साइटेड टू फर्स्ट एक्साइटेड, मतलब 3 से 2 में, दूसरा ट्रांजिशन किधर हो रहा है, 3 से 2 में, एक एक बढ़ा देना है ना एक्साइटेड के लिए, बढ़ा दिया, अब निकाल लो वेवलेंथ, उसका अनुपात ही तो पूछा है, निकालो, तो 1/λ1 बराबर r, 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/λ1 बराबर r, इधर आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा 16, ठीक है, 1/λ1 बराबर कितना आ जाएगा, 7r/144 आ जाएगा, करके देख लेना, है ना, 16 9 का एलसीएम 144, इधर आएगा 16, इधर आएगा कितना 9, ठीक है, ये आ जाएगा, यानी λ1 बराबर कितना आ जाएगा 144/7r, ठीक है। इधर देखते हैं 1/λ2 बराबर r, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, रख दी वैल्यू फॉर्मूले में, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, तो r इधर आएगा 4, इधर आएगा 9, ठीक है, तो यहां से बेटा ये कितना आ जाएगा आपका 5r/36 आ जाएगा, ये भी तुम करके देख लेना,
ठीक है ना। 36 एलसीएम आएगा 9 माइनस 4 यानी कि 5, तो 5r बटा 36 यानी लैम्डा 2 बराबर कितना आएगा 36 बटा 5r 36 अपॉन 5r। अब आपसे क्या पूछा है, दोनों का रेशियो पूछा है, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 144 अपॉन 7r। उल्टा कर दो उसको, क्योंकि डिवाइड में तो उल्टा का ऊपर आ जाएगा, ये हो गया 36 से 4 बार गया, r से r गया, तो 20⁻7 आ गया। कितना आ गया 20⁻7। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा बेटा, डी वाला। कौन सा जाएगा, डी वाला जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सर, डी 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 डी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए साहब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे। एक्साइटेड स्टेट का ध्यान रखना बेटा, यहाँ ट्रांजिशन 3 से 2 मत कर देना भाई, एक्साइटेड लिखा हुआ है 4 से 3, यहाँ 2 से 1 मत कर देना बेटा, क्या लिखोगे 3 से 2, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट लिखा हुआ है। ध्यान रखना, बता चुका हूं इस बात को आज क्लास में कई बार। The excitation potential of hydrogen atom in the first excited state, बेटा बताओ बताओ, excited potential first excited state की बात हो रही है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, प्रथम उत्तेजित अवस्था, मतलब एन का मान कितना 2, एन का मान कितना 2, है ना। अब क्या निकालना है, एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालना है। तो बेटा जब 1 से 2 में जाता है, 1 से 2 में जाता है, तो कितनी एनर्जी चाहिए अपन को, एक्साइटेड एनर्जी निकालिए आज की क्लास में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी चाहिए 10 + 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आज की क्लास में कई बार निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो भाई एक बात बताओ, अब कई बच्चे फंस गए होंगे सर ये कैसे आ गया, बताऊं क्या, देखो पहली में कितनी होती है माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे में कितनी होती है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक्साइटेड स्टेट ऐसे ही तो निकालेंगे En2 माइनस En1, ठीक है। तो En2 कितना है माइनस का 3.4, ये कितना है माइनस का 13.6, 13.6 में से क्या घटा दोगे बेटा माइनस का 3.4, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो कितना आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो है बेटा, यही तो है। तो एक्साइटेशन एनर्जी पूछता तो कितनी बेटा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, लेकिन उसने क्या पूछा है एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछा है, ठीक है। तो पोटेंशियल के लिए ई हटा दो, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा 13.6 वोल्ट हो जाएगा, ये 10.2 वोल्ट हो जाएगा। इसमें से ई हटा देना बेटा ई, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 10.2 वोल्ट, यानी राइट आंसर सी है, राइट आंसर सी है, समझ गए क्या। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए साहब नेक्स्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी सीरीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी सीरीज यूवी में, यूवी में कौन सी पाई जाती है, आज की क्लास में तीसरी बार ये बता रहा हूं बेटा, यूवी में कौन सी पाई जाती है लाइमन, कौन सी लाइमन, ये किस में पाई जाती है विजिबल दृश्य में, किसमें दृश्य में, ठीक है विजिबल रीजन में, और ब्रैकेट पास्चन ये किसमें पाई जाती है इंफ्रारेड में, किसमें इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त में, किसमें अवरक्त में, है ना, ये ध्यान रखना। और यूवी रीजन में कौन सी होती है लाइमन, तो यहाँ कौन सी पूछी है लाइमन की पूछी है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा डी वाला होगा, ठीक है डी वाला होगा। हाँ जी एक क्वेश्चन और है, ओहो और भी क्वेश्चन है, ये वापिस कहाँ आ गए अपन, ये तो पहले पे ही आगे वापिस से, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं फिर क्लास खत्म है, क्योंकि इसके बाद तो आपका वापिस से फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये तो हो चुका अपने। आज का आखिरी क्वेश्चन देखो बेटा, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम आयटन, हीलियम एटम इज, ओके हीलियम की बात हो रही है, इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है बेटा 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। आपसे क्या कहा गया है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ द इलेक्ट्रॉन इज, ओहो ओहो, हीलियम परमाणु की जमीनी अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन की आयनीकरण ऊर्जा दे रखी है, दोनों इलेक्ट्रॉनों को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी, ठीक है भाई माइनस का 13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही फॉर्मूला होता है क्या, बिल्कुल। कहां पर बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में तो n बराबर तो हो गया 1, है ना, किसकी बात हो रही है हीलियम की, तो Z बराबर कितना हो गया 2, ठीक है बिल्कुल सर। तो E निकालो माइनस 13.6, Z कितना बेटा 2 का स्क्वायर, N कितना 1 का स्क्वायर, यानी कि कितना आएगा बेटा माइनस 13.6 इंटू 4, यानी कितना आएगा बेटा माइनस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये तो जोड़े रखने के लिए है, रिलीज कराना है तो प्लस में देनी पड़ेगी,
ठीक है, तो ये रिलीज कराने के लिए प्लस आयोनाइजेशन की कितनी दे रखी है बेटा 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसमें 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा 6 4 10 4 4 8 9, ठीक है ओके 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, यानी राइट आंसर कितना आएगा बी वाला आएगा। ठीक है, इतनी एनर्जी से तो जुड़ा हुआ है और आयोनाइजेशन के लिए बेटा ये उसकी ऊर्जा ये है, तो इन दोनों को जोड़ो क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनों को हटाना है उसके, है ना। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को हटाना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये दे रखी है, एक को ग्राउंड स्टेट से निकालना है, दोनों के लिए कितनी, दोनों को जोड़ दो टोटल कर दो 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए क्या अजी, समझ गए क्या, पक्की बात है क्या है, बिल्कुल हाँ जी ठीक है। चलिए साहब, तो ये था बेटा आपका बिल्कुल आज का सेशन।